गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पेपर 1 पार्ट बी मतलब जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसकी यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। और इसका जो पहला टॉपिक होगा वो है क्रॉपिंग पैटर्न एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो प्रमुख फसलों के प्रकार देखेंगे, कौन कौन सी मेजर किस तरीके का क्रॉप पैटर्न है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फसलें या फिर क्रॉप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि कितना क्या टेम्परेचर जो है। ठीक, जैसे कोई भी क्रॉप है उसके लिए कितना स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, कौन से सीजन में वो फसल उगाई जाती है। ठीक, जनरली क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 सीजन होते हैं फसल उगाने के। हम कितने सीजन देखते हैं? क्रॉप के सीजन्स 3 हैं। कौन कौन से? रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स। ठीक, तो रबी, खरीफ और जायद क्रॉप्स। और अगर इंडिया में बात करें सिनेरियो की, एग्रीकल्चर की, तो क्या सिनेरियो है इंडिया में? लगभग 50% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। देखो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का अब ज्यादा नहीं है, लेकिन लोग अभी भी ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है हमारे यहाँ पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। भारत की 2/3 आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, और यहाँ तक प्राथमिक गतिविधि भी है जो उद्योग के लिए खाद्यान्न और कच्चे माल का उत्पादन करती है। अगर हम इकोनॉमी के सेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी बात करें, ठीक, तो प्राइमरी प्राथमिक सेक्टर कौन सा है हमारा? प्राइमरी एग्रीकल्चर, और जो भी रॉ मटेरियल जिसमें भी प्रोड्यूस होता है। और एग्रीकल्चर में जो सेकेंडरी सेक्टर होगा, द्वितीय क्षेत्र होता है, जैसे इंडस्ट्रीज, उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक, तो यहाँ से कच्चे माल का भी उत्पादन किया जाता है एग्रीकल्चर से। भारत भौगोलिक रूप से एक विशाल देश है, इसलिए इसमें विभिन्न खाद्य और गैर खाद्य फसलें हैं जिनकी खेती 3 प्रमुख फसल मौसम, कौन कौन से फसल मौसम है? रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक, तो रबी, खरीफ और जायद में की जाती है। देखो, एक होती है कैश क्रॉप्स और एक होती है नकदी फसल, और दूसरी होती है खाद्यान्न फसलें। ठीक, फूड क्रॉप। ठीक, एक होती है फूड क्रॉप और एक होती है कैश क्रॉप, जिसको हम नगदी फसलें भी बोलते हैं। खाद्यान्न फसलें या फूड क्रॉप किन फसलों को बोला जाता है? जिनको हम कंज्यूम भी करते हैं, मतलब बेसिकली प्राइमरी हमारी फूड के लिए जो सोर्सेज होती हैं उनको हम कौन सी फसलें बोलते हैं? खाद्यान्न फसलें। जैसे गेहूं, चावल। ठीक, उसके अलावा बाजरा, जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स। ठीक, बाजरा, मक्का और दालें, ये हमारी क्या है? फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें। और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना, प्रॉफिट गेन करना। ठीक, उन फसलों को हम क्या बोलते हैं? नगदी फसलें। जैसे गन्ना, गन्ना को रेगुलरली आप खाते हो क्या ऐसे? ठीक, मेनली जो प्रोड्यूस की जाती है वो क्यों की जाती है? कि जिससे इसको बेच के अच्छा पैसा कमाया जा सके। उसके अलावा तिलहन, ऑयल सीड्स, जैसे सोयाबीन। सोयाबीन आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो क्या घर में? नहीं, तो सोयाबीन से जैसे क्या बनाया जाता है? तेल बनाया जा रहा है, वेजिटेबल ऑयल वगैरह बनाया जा रहा है। उसके अलावा सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, सोया बड़ी वगैरह। ठीक, तो कई सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके अलावा बागवानी फसलें, कॉफी, रबर, कपास और जूट, ये सभी किस में आती हैं? नगदी फसलों में, कैश क्रॉप्स में आती है। अब क्रॉपिंग सीजन्स की अगर बात कर लें तो सबसे पहला जो हमारा सीजन है वो है रावी सीजन। ठीक, तो रावी सीजन, जब भी आप रावी सीजन की हम बात करते हैं तो हम देखेंगे कि रावी सीजन जो है इसमें क्रॉप्स को लगाया कब जाता है? सोनिंग कब की जाती है? बुवाई कब की जाती है फसलों की? जब टेम्परेचर कम होता है, मतलब ठंड के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर के आसपास, मतलब उस टाइम तक क्या हो जाता है? टेम्परेचर कम होने लगता है हमारे यहाँ पे। ठीक, तो ये जब सोन करते हैं इनको तो कम टेम्परेचर में सोन की जाती है अक्टूबर दिसंबर के बीच, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बीच वाला जो टाइम है, इस टाइम पे इसकी सोनिंग होती है। यहीं पे इसकी कटाई की अगर बात करें, हार्वेस्टिंग की अगर बात करें, तो कब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है? मार्च अप्रैल के आसपास। ठीक, तो मार्च अप्रैल के आसपास, और इसमें जून लिखा है, जैसे कभी कोई लेट फसल लगाता है तो थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है अप्रैल तक। ठीक, अप्रैल के बाद तक। फिर इसमें इंपॉर्टेंट अगर क्रॉप्स की हम बात करेंगे तो कौन कौन सी क्रॉप्स हो गई?
वीट गेहूं, उसके अलावा बार्ले, पीस जिसको हम मटर बोलते हैं, ग्राम चना और मस्टर्ड, ये सारी क्रॉप्स जो है हम कब किस सीजन में लगाते हैं? बार्ले को क्या बोलते हैं? जौ, जौ, हाँ हाँ, जौ को बार्ले बोलते हैं, जौ जो होती है ना, जौ, उसको बार्ले बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद स्टेट्स की अगर बात करें, वो जो स्टेट रबी की फसलें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, तो उन स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। अब इन स्टेट्स को देख के कुछ याद आया आप लोगों को? कौन सी स्टेट्स हैं अगर डायरेक्शन वाइज देखे तो? गंगा का मैदान क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट वाले स्टेट हैं। यहाँ पे याद करो, रवि की फसल के लिए कौन सी वर्षा अच्छी थी? मावट। और मावट कहाँ पे हो रही थी? मेनली इन क्षेत्रों में। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से जो ठंड में बारिश होती है, ठीक, मावट जिसको बोलते हैं। नॉर्थ वाले रीजन में, हिमालय के पास वाले और गंगा के मैदानों वाली क्षेत्र में ही उससे बारिश हो रही थी। तो देखो यहाँ पे राज्य भी मेजरली वही राज्य लिखे हुए हैं। तो जिस देखो, फसल में जितना अच्छा इरिगेशन होगा उतना अच्छा फसल का प्रोडक्शन होगा। ठीक, तो कुछ चीजें कनेक्ट करके भी याद की जा सकती हैं। अब आपने देखो कई जैसे मौसम वगैरह पढ़ लिए, उसके अलावा आपने रेन वगैरह पढ़ ली, तो आपको कहीं ना कहीं आगे चीजों को कनेक्ट करके याद कर सकते हो। फिर यहीं पे दूसरी फसल की अगर बात करें, तो दूसरी हमारी फसल कौन सी होगी? खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप? खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल कब बुवाई की जाती है, इसकी सोनिंग कब करते हैं? जून जुलाई में, जब गर्मी हो, गर्मी के साथ मौसम में नमी भी हो। ठीक, तो गर्मी भी हो, हॉट वार्म टेम्परेचर हो, उसके अलावा वेट, जब मौसम में नमी होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं? इसकी सोनिंग करते हैं, इसकी बुआई करते हैं। और इसकी कटाई कब की जाती है? हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर के बीच में। ठीक, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं। अब यहीं पे इसकी क्रॉप्स की बात कर लें तो राइस, ठीक, राइस, और राइस लगाया जाता है, या पैडी, धान, धान। ठीक, फिर उसके अलावा मक्का, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी फसलें लगाई जाएंगी। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम पता है किसी को? हाँ बोलो बोलो, क्या? वो साल का, ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? सोयाबीन। ठीक, तो इसमें फसलें हो गई राइस, मेज, मक्का जिसको बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, और सोयाबीन। नहीं नहीं, ज्वार अलग होती है, बाजरा, बाजरा हल्का सा ब्लैकिश कलर, मतलब ग्रे टाइप के कलर का होता है, और ज्वार तो सफेद कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। दोनों होते छोटे छोटे राउंड राउंड ही हैं, लेकिन बाजरा शायद साइज में थोड़ा और छोटा होता है ज्वार से। बाजरा और ज्वार अलग होता है, ये थोड़ा डार्क कलर में होता है और ये वाइट कलर। फिर यहीं पे अगर स्टेट्स की बात की जाए तो असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा। ठीक, तो कोस्टल रीजन जैसे उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। देखो जितने भी कोस्टल रीजन, यहाँ पे पानी की मात्रा, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। ठीक, तो वहां पे खरीफ क्रॉप जो है उनका सरप्लस या फिर अच्छी खासा प्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाता है। अब तीसरी जो क्रॉप बचती है वो है जायद क्रॉप। जब रबी की फसल और खरीफ की फसल, ठीक, कौन कौन सी फसल? रबी की फसल और खरीफ की फसल। जब रबी की फसल जो है उसकी कटाई हो जाती है और खरीफ की फसल की बोनी होती है, सोनिंग की जाती है, उसके बीच का जो टाइम रहता है, उस टाइम कौन सी फसल लगाई जाती है? जायद क्रॉप। कौन सी फसल लगाते हैं? जायद क्रॉप। अब जायद क्रॉप में देखो, हार्वेस्ट और सोनिंग टोटली सब कुछ मार्च से जुलाई के बीच में कंप्लीट हो जाता है। मार्च तक, मार्च के पहले पहले तक कुछ लोग
रबी की फसल काट देते हैं और जुलाई के बाद से जुलाई तक जो है खरीफ की फसल की सोनिंग हो जाती है। तो उसके बीच का जो भी टाइम मिलता है उसमें हम जायद क्रॉप्स लगाते हैं। ठीक, अब इसमें किस तरीके की क्रॉप्स देखने को मिलेंगी हमको, जैसे तरबूज, खरबूज, ठीक, कुकुम्बर, ककड़ी, ये सारी इस तरीके की फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, सीजनल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं। हाँ, फ्लावर्स भी वो डिपेंड करता है, वो लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे फॉडर क्रॉप्स में लिखा है, जैसे ग्वार फली आपने सुनी होगी, बीन्स वगैरह, वो भी इसी टाइम पे लगती है। ठीक, तो यहाँ पे सीजनल फ्रूट्स। और देखो जायद जो फसल है इसमें कभी कभी मूंग भी लगा देते हैं लोग, मूंग भी उग जाता है इसमें। ठीक, देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था, मूंग खरीफ की फसल है, लेकिन जायद जैसे मूंग का जो है जल्दी से मतलब उग जाती है ना, ये 2-3 महीने के अंदर मतलब कभी कभी कुछ जो रहती है वो हो जाती है। ठीक, तो इसकी सोनिंग और हार्वेस्टिंग सब हो जाता है मूंग का। तो कुछ लोग जायद की क्रॉप्स में भी मूंग लगा देते हैं। ठीक, तो जो आपकी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, वही तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह, ये सब इसी टाइम पे लगता है। फिर मोस्ट ऑफ द नदर्न एंड नॉर्दर्न वेस्ट इंडिया, तो कहाँ पे लगाई, मतलब कहाँ पे इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, उत्तर और उत्तर पश्चिम जो स्टेट है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो है, वहां पे इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। देखो लगती हर जगह पे है, लेकिन जो ओवरऑल बोलते हैं ना कि जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा होती है, तो वो लिखे हुए हैं सिर्फ। ठीक, बाकी तो अलग अलग देखेंगे हम कौन सी कहाँ पे लगी। खरीफ क्रॉप में क्या, मध्य प्रदेश भी टॉप है, वो तो अभी अपन जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उसके लिए फिर पूरा अलग से ही पढ़ना पड़ेगा मतलब। हाँ, लिख सकते हो उसमें, क्योंकि अब वो एक्यूरेट डाटा नहीं है ना वो वैसे भी। देखो वो उसने इसलिए लिख रखी है यहाँ पे, देखो कोस्टल रीजन में यहाँ पे पानी अच्छा खासा है। ठीक, वहां पे कोस्टल, जैसे स्पेशली उसने लिखा कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, जहाँ पे पानी अच्छी मात्रा में उनको मिल रहा है। अब कुछ मेजर फूड क्रॉप्स देखेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे पैडी या फिर राइस। जब पैडी को हम प्रोसेस कर लेते हैं तब क्या बनता है हमारा, राइस। जब हम धान को प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद हमको चावल मिलता है। मध्य प्रदेश में किसी चावल को जीआई टैग मिला है, चिन्नौर। कहाँ का है चिन्नौर, बालाघाट। कैसा दिखता है, देखा है कभी, अच्छा बड़ा, अच्छा। नॉर्मली आपने बासमती राइस देखा होगा तो अच्छा लॉन्ग ग्रेन राइस जो होता है, लेकिन चिन्नौर राइस जो होता है वो सबसे छोटा बासमती है। मतलब वो जो आपने शायद कभी बासमती की चूरी जो मिलती है मार्केट में, छोटी छोटी टुकड़े जो मिलते हैं, कभी वो देखे हो, वो छोटे छोटे जो बिल्कुल रहते हैं, वैसे ही चिन्नौर राइस रहता है। चिन्नौर का चावल बड़ा नहीं रहता ना, नॉर्मली चावल कैसे रहते हैं, लॉन्ग ग्रेन, लेकिन चिन्नौर जो है वो बहुत छोटा छोटा, मतलब साइज उसकी बहुत ज्यादा छोटी होती है चिन्नौर राइस की। अब देखो राइस हमने अभी देखा था किस तरीके की क्रॉप है, जनरली सारे रीजन में खरीफ सीजन में, खरीफ की फसल है, खरीफ के टाइम फसल के टाइम पे लगाया जाता है। तो कब होती है सोनिंग, बुवाई कब होती है खरीफ की फसल की, जून जुलाई, और हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर के आसपास। अब देखो यहाँ टेम्परेचर 22 से 32 डिग्री सेल्सियस विथ हाई ह्यूमिडिटी, और चावल को आपको पता है पानी तो ज्यादा ही चाहिए। ठीक, जब ज्यादा पानी हो तभी इंसान चावल लगा सकता है, राइस लगा सकता है। मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में पानी थोड़ा ज्यादा है, रीजन मतलब अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट या फिर पूरा ईस्टर्न रीजन, या फिर स्पेशली नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, साउथ ईस्ट या फिर ईस्टर्न रीजन जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे पानी जो है ज्यादा ही है, वहां पर रेनफॉल जो है थोड़ी सी ज्यादा होती है। और उसी रीजन में हमको क्रॉपिंग पैटर्न भी देखने को मिलेगा कि चावल वाला क्षेत्र है, राइस वाला क्षेत्र है, वहां पे चावल अच्छी मात्रा में होता है। तो रेनफॉल कितनी चाहिए इसके लिए, 150 से 300 सेंटीमीटर। ठीक, 150 से 300 सेंटीमीटर इसको रेनफॉल चाहिए। और सॉइल कैसी होनी चाहिए, क्लेई सॉइल कैसी होनी चाहिए इसके लिए, गहरी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। गहरी चिकनी मिट्टी और दोमट का मतलब क्या है, थोड़ी सी गीली जो मिट्टी होती है, ठीक, जिसमें
नमी, वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऐसी मिट्टी चाहिए होती है किसके लिए? चावल की फसल के लिए। ठीक, धान की फसल के लिए तो गहरी चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ये हम बाद में देखेंगे कि वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डाटा आया होगा वो अलग से। यह अधिकांश भारतीय लोगों की मुख्य खाद्य फसलें हैं। ठीक, तो गेहूं चावल तो पता ही है आपको कि मेनली डेली कंज्यूम करते हैं इंडियंस। चीन के बाद भारत दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, तो सबसे पहला बड़ा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है राइस का? चाइना करता है, और उसके बाद भारत। ठीक, इंडिया प्रोडक्शन करता है। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में अभी हमने क्या देखा कि जो चावल की फसल है, पैडी जो क्रॉप है, वो कौन से सीजन में लगाई जा रही थी? जो मतलब कौन सी फसल है? सीजन खरीफ, खरीफ की फसल है। लेकिन ये जो असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे जो क्षेत्र हैं, इनमें चावल तीनों सीजन में लगाया जाता है। कि कौन से सीजन में? तीनों, मतलब जायद में भी, खरीफ में भी और रावी में भी। ठीक, अब वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 फसलें? एक है ओस, एक है अमन और एक है बोरो। ओस कब लगाते हैं? जायद में। ठीक, अमन कब लगाते हैं? खरीफ में। और बोरो कब लगाते हैं? रावी सीजन में। ठीक, तो 3 अच्छे से याद रखना, कौन कौन से 3 स्टेट? असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। स्पेशली वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, ठीक, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इसमें 3 फसलें लगाई जाती हैं। पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है, और वो वहां पे, अब कोस्टल रीजन ही है वहां तो। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये वाले राज्य में 3 फसलें लगती हैं। कौन कौन सी? तीनों के नाम याद रखना, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो। ठीक, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए सरकार ने किस किस तरीके की योजनाएं चलाई? तो एक है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो सरकार ने चलाया था। उसके अलावा हाइब्रिड चावल बीज उत्पादन। ठीक, और क्या है इसके साथ? हाइब्रिड राइस राइस सीड प्रोडक्शन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। किसके लिए चल रही है ये? पैडी या राइस के लिए। आर फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट राइस कल्टीवेशन। ठीक, तो चावल जो है, चावल की खेती को समर्थन देने के लिए सरकार ने मेजर योजना कौन कौन सी है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसके बाद हाइब्रिड चावल बीज उत्पादन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, तो राइस समझ आया। राइस कौन सी क्रॉप है? खरीफ की फसल है। ठीक, टेम्परेचर कितना चाहिए लगाने के टाइम पे? 22 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक, रेनफॉल कितना चाहिए? 150 से 300 सेंटीमीटर के आसपास। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? थोड़ी सी नमी वाली। ठीक, जिसमें वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा हो, जिसको हम दोमट या फिर लोमी मिट्टी बोलते हैं, या फिर डीप ब्लैक क्लेई सॉइल। ठीक, इसके अलावा हमने देखा कि 3 फसलें कहाँ पे लगाई जाती हैं चावल की? असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। क्या क्या नाम थे? ओस, अमन और बोरो। तीनों लाइन से याद करना तो याद रहेंगी, क्योंकि देखो साल में पहले, सबसे पहले कौन सी बोई जाती है? जायद, फिर खरीफ और फिर रावी। तो उसी के अकॉर्डिंग याद रखना, ओस, अमन और बोरो। ठीक, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो है वीट। ठीक, तो वीट जिसको हम क्या बोलते हैं? गेहूं। हाँ बताओ, गेहूं तो मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में उगाया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा यूपी में, या फिर वो कभी कभी पंजाब, जैसे वो चेंज होता रहता है। अभी जब हम पूरी उसकी इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो अभी जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आया था, बाद में हम उस अभी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे के बाद में अगर आएगा, ठीक, तो फिर आपको नया डाटा याद करना पड़ेगा। बाकी अगर जनवरी दिसंबर तक हो जाता है एग्जाम, तो वही डाटा स्टैटिक रहेगा। ठीक, अगर वो होगा, चेंज होगा, तो फिर हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे ही उसको अलग से। ठीक, तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इस, सबसे पहले तो ये बताओ किस तरीके की क्रॉप है? रवि क्रॉप है। ठीक, तो रवि की फसल है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जब हम सोन करते हैं, मतलब बुवाई करते हैं उस टाइम पे, क्योंकि ठंड के टाइम इसकी सोनिंग होती है, तो वहां पे टेम्परेचर कम ही होता है।
अब जब पक जाती है फसल, ठीक, मतलब जब उसकी कटाई या हार्वेस्ट का टाइम आ जाता है, तब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ जाता है और कितना पहुंच जाता है, इसके लिए 21 से 26 या फिर 30 डिग्री के आसपास भी आप लिख सकते हो। ठीक, विथ ब्राइट सनलाइट। रेनफॉल कितनी चाहिए इसको? 75 से 100, मतलब कम पानी में भी हो जाता है अच्छा। ठीक, जबकि चावल कितना चाहिए था? 150 से 300, और ये 75 से 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप वेल ड्रेन, फर्टाइल, लोमी सॉइल और क्लेई सॉइल। अगर यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ, दोमट और चिकनी दोमट, दक्कन के गंगा सतलुज मैदान और काली मिट्टी क्षेत्र। अरे ये तो चावल तो ऐसा है कि ज्यादातर ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, किसी भी टाइप की सॉइल में लग जाती है। तो ये क्या लिखा है? अच्छी तरह से सूखा उपजाऊ दोमट। जैसे अभी हमने देखी थी ऊपर, जब हाँ, चावल की फसल जो थी उसमें दोमट मिट्टी लिखी थी। ठीक, दोमट मिट्टी कैसी होती है? लोमी सॉइल जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी सी गीली मिट्टी होती है। ठीक, नमी उसमें थोड़ी सी ज्यादा, मतलब वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इसलिए इसमें क्या लिखा है? सूखा उपजाऊ दोमट, मतलब थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। ठीक, दोमट मिट्टी कहाँ मिलती है ज्यादातर? डेल्टा वाले क्षेत्र में मिलेगी आपको। ठीक, जो नदियां होती हैं उनके आसपास जो तट होता है, जहाँ पे दलदली थोड़ा क्षेत्र होता है, वहां पे कैसी मिट्टी मिलती है आपको? लोमी सॉइल मिलती है और चिकनी मिट्टी। ठीक, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल में भी पहला कौन था? चीन, और दूसरा भारत। और गेहूं में भी दूसरा भारत। ठीक, तो दोनों सेम ही है। ठीक, याद कर लेना, गेहूं चावल। या उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनाज की फसल और मुख्य खाद्यान्न फसल है। ठीक, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। देखो, अगर आप इंडिया में भी ईस्ट की तरफ जाते जाओगे, ठीक, किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ जाते जाओगे, और एमपी में भी ईस्ट की तरफ जाते जाओगे, तो चावल ज्यादा लोग, मतलब कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी अगर आप वेस्ट की तरफ जाते जाओगे, ठीक, पश्चिम की तरफ जाओगे, और मध्य प्रदेश में भी सेम पैटर्न, अगर आप वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ जाते जाओगे, तो चावल, सॉरी, गेहूं ज्यादा होगा। और चावल तो पानी ही नहीं है, तो चावल कैसे ज्यादा होगा? ठीक है। क्या डिस्कशन हो रहा है? हम भी सुन लेंगे सब। अरे, सब एक्सपोर्ट करते हैं वो, तभी। ऐसी थोड़ी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ऐसी थोड़ी अमेरिका उसको धमकाने में विफल हो गया। इंडिया को धमकाया तो अफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसको धमकाने से कोई अफेक्ट नहीं पड़ा चाइना के ऊपर। इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हर ऐसी चीज जो आसपास की कंट्री की जरूरत है, सब चाइना प्रोडक्शन करता है, तभी तो इकोनॉमी उसकी टॉप पे है, तभी तो वो किसी से डर नहीं रहा। आज कोई भी कंट्री जो है, जैसे अमेरिका क्या करती है, सारी कंट्रियों को धमकाती रहती है, टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, तो वो टोटल 50% हो गया अब। ठीक है, पहले घोषणा की थी उसने, हाँ, कल ही तो साइन किया है उसने, अभी तो बोला था, कल उसने साइन भी कर दिया। ठीक, तो हाँ, बोल तो रहा है वो, क्योंकि हम बात नहीं मान रहे ना उसकी। रशिया से हमारे क्या बोलते संबंध, हम पेट्रो, उसने ऐसे इस बेस पे लगाया कि हम पेट्रोलियम जो है उससे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं? अभी तो देखो, अभी तो बोल रहे हैं ना कि अजीत डोभाल साहब गए हैं वहां पे, रशिया गए हैं बात करने के लिए। ठीक है, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल और मुख्य खाद्यान्न फसल है। आप ये बताओ कि आप हर जो चीज आज इंडिया में यूज कर रहे हो, ठीक, मैक्सिमम चीजें आपको किसकी मिलेंगी? चाइना की। अभी वो गणेश जी वाला भी एक चल रहा है ना, कि गणेश जी जो है, जैसे गणेश जी की जब पूजा होती है, अब अभी आने वाले हैं ना गणेश जी, जब रखे जाते हैं 8-9 दिन के लिए, तो वो भी चाइना वहां से हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन ही भेजता है यहाँ पे। ठीक, वो भी हम उनसे इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, तो बोल बोल रहे हैं ना मोदी जी की मिट्टी के गणेश जी बनाओ, आप घर में भी बहुत अच्छे इको फ्रेंडली गणेश जी बना सकते हो, चाइना से खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप वो तो पूजा करते नहीं गणेश जी की, लेकिन तो भी हमको यहाँ भेज रहे हैं ना,
यही तो व्यापार है, जो कस्टमर की नीड है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, यही व्यापार है। ठीक पढ़ा था ना हमने एंटरप्रेन्योरशिप में, आपको किसका ध्यान रखना है? कस्टमर की जरूरत, कस्टमर्स की नीड का ध्यान रखते हुए आपको चीजें बेचना है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा है, तो बस हरित क्रांति की सफलता में राबी फसलें विशेषकर गेहूं की वृद्धि में योगदान दिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के दशक में हुआ था वर्ल्ड में, और इंडिया में 1966 के आसपास। ठीक, तो उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लेके आया गया था? हमारे यहाँ पे खाद्यान्न की जो है बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, तो इसमें किस तरीके के सीड्स उपयोग किए गए? HYV सीड्स, क्या बोलते हैं हम उसको? HYV सीड्स। ठीक, HYV का क्या मतलब है? हाई यील्ड वैरायटी के सीड। ठीक, अब इसमें बीज जो है कैसे होते हैं? हल्के बीज होंगे। ठीक, वजन कैसा होगा उसका? हल्का होगा। ठीक, उसके साथ साथ पानी, फर्टिलाइजर यूज करेंगे इसमें। ठीक, उसके फर्टिलाइजर अगर आप यूज कर रहे हो तो मतलब आपको इरिगेशन या पानी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक, तो जब आप इस तरीके के बीज लगाओगे तो उससे प्रोडक्शन कैसा होगा? बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन देगा। ठीक, तो इससे जो हमारे यहाँ पे फूड क्राइसिस आ गई थी। ठीक, जब हम प्लान पढ़ा है क्या, 3 ईयर 5 ईयर प्लानिंग जो थे वो पढ़े होंगे आपने, कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्या हो गया था? हमने जब चाइना और पाकिस्तान के साथ अच्छी खासी हमारा जब युद्ध हो गया था, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस आ गई थी, और उसी टाइम पे अकाल भी पड़ गया था हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा सीवर ड्रॉट आ गया था, तो खाद्यान्न की बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। तो फिर हमने भी किसको अडॉप्ट किया? हरित क्रांति या फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहला जो प्लान हॉलीडे आया था ना हमारा, 3 5 ईयर प्लान आए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद हमने प्लान हॉलीडे लेके आए थे, उसी में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया था, जिससे हमारे यहाँ भी फूड का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो। ठीक, तो इसमें हल्के बीज होते हैं, थोड़ा पानी इसमें ज्यादा लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, और उसके अलावा प्रोडक्शन लेकिन इसमें बहुत अच्छा होता है। कृषि मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वीट के कल्टीवेशन के लिए कुछ गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जैसे कृषि का मैक्रो प्रबंधन मोड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। किससे संबंधित है ये सारी? गेहूं के कल्टीवेशन। ठीक, तो गेहूं जो है उसके उत्पादन से संबंधित ये कुछ सरकार की पहल या फिर योजनाएं हैं। तो हमने दो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स पढ़ी, देखो वीट और जो राइस है, इनकी सारे फीचर्स अच्छे से आपको याद रखने ही है, क्योंकि मेन क्रॉप है हमारे यहाँ पे, मेन फूड क्रॉप है। कितना पानी चाहिए था गेहूं को? 75 से 100, और राइस को 150 से 300। राइस किस तरीके की क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, और गेहूं राबी की फसल है। ठीक है, फिर यहीं पे अगर बात करें तो 3 क्रॉप एक साथ, मतलब 3 साल में 3 क्रॉप जो लगाई जाती है राइस की, क्या नाम है उसका? ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो दोनों के ही प्रोडक्शन में, उत्पादन में चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है मिलेट्स। ठीक, तो मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, और क्या बोलते हैं मिलेट्स को, और क्या बोला जाता है? श्री अन्न, क्या बोलते हैं इसको? श्री अन्न। मध्य प्रदेश में इससे संबंधित कोई योजना है? कौन सी? रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, पेपर में आई थी ये। ठीक है, मिल वो मिलेट्स वुमेन जो है वो डिंडोरी की
मैं भी एकदम नाम भूल गई उनका, लहरी बाई। लहरी बाई, ठीक। तो लहरी बाई जो है मिलेट्स वुमेन के नाम से फेमस है, और भारत में मिलेट्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, ठीक। मोटे अनाज जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अब इतना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो कुछ तो किया होगा इन्होंने, ठीक। क्या किया है इन्होंने? क्या किया कि जो मिलेट्स है, मोटे अनाज जो है, इनका इन्होंने क्या किया था, मिलेट्स जो है उनके कई सारी मिलेट्स की वैरायटी का एक बैंक बनाया, और उसमें कई सारी वैरायटीज को संरक्षित किया है इन्होंने। क्या किया था इन्होंने? मिलेट्स जो है उनका संरक्षण किया है, कुछ कई सारी वैरायटीज। आपने तो कितनी सी दो चार वैरायटी हमने सुनी होंगी, उन्होंने कई सारी वैरायटीज जो है मिलेट्स की, वो उन्होंने कंजर्व करके रखे हैं, और मिलेट बैंक बनाया है उन्होंने, ठीक। लहरी बाई है कहाँ की? मध्य प्रदेश के डिंडोरी की है, और इनको मिलेट्स का जो है ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। उनकी एज अभी शायद 28 या 29 ईयर्स की हैं वो, ज्यादा एजेड नहीं है वो, ठीक। तो उनकी सरकार की ऐसी सरकार ने उनकी पहल को प्रोत्साहित किया, और उनको मिलेट्स जो है क्वीन के नाम से फेमस है वो। किस नाम से? मिलेट क्वीन कौन है? लहरी बाई। और आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश से है। और सरकार अभी श्री अन्न या फिर मिलेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर रही है, कि श्री अन्न जो है न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है इसमें ज्यादा होती है, इसलिए इसका प्रोडक्शन करना चाहिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 27 से 32 डिग्री टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? मतलब ये जो मिलेट्स की बात करते हैं, ठीक। अगर हम मिलेट्स की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर ज्यादा भी होता है, और बारिश कम भी होगी तब भी ये क्या कर जाती हैं? सस्टेन कर जाती हैं। मतलब ये विफल नहीं होती, खराब नहीं होती ये क्रॉप्स। नहीं तो जनरली आप देखो, चावल लगा दो, अब उसमें आपने पानी ही नहीं दिया तो क्या वो चावल का उत्पादन होगा? क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मिलेट्स की बात करें हम, ठीक। तो मिलेट्स में क्या होता है, मोटे अनाज जितने भी होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि कम पानी में भी, ठीक, अगर रेन वाटर भी उनको थोड़ा बहुत मिल जाए तब भी वो आराम से सस्टेन कर, सूखे जैसी जो कंडीशन होती है उसमें भी ये सस्टेन कर जाती है, ठीक। हाँ, नहीं नहीं, उनकी ट्राइब, उसने सही क्वेश्चन पूछा, उनकी जिस ट्राइब से वो बिलोंग करती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो शायद बैगा ही है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इसलिए अभी मैं नहीं बता रही, क्योंकि गलत बता दूंगी तो गलत याद हो जाएगा। अच्छा, इमेज नहीं नहीं है वो वो क्या बोलते हैं, ट्राइबल पर्सनालिटी है। डेंडोरी जो है वो ट्राइबल बेल्ट ही है ना वहाँ पे। हाँ, बैगा चक में आता है, शायद वो बैगा ही है। मतलब मेरे को एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, बहुत दिन से मैंने भी पढ़ा नहीं उसको, तो रिकॉल नहीं हो रहा मेरे को, लेकिन शायद वो बैगा ही है। लहरी बाई, ठीक। उन्होंने मिलेट बैंक बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर, कम वर्षा में भी अच्छी खासा प्रोडक्शन हो जाता है। सॉइल टाइप, अब यहाँ पे मिट्टी का प्रकार निम्न जलोढ़ और दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है, ठीक। तो जलोढ़ मिट्टी, एलिवियल सॉइल, कम फर्टाइल एलिवियल सॉइल में भी इसको आराम से उगाया जा सकता है, क्योंकि वे मिट्टी की कमी के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। मतलब मिट्टी में अगर किसी भी प्रकार की फर्टिलिटी कम कम भी है या कोई, एसी बंद कर दूं? ठीक। तो मिट्टी में अगर कोई कमी भी होती है, बिना फर्टिलाइजर्स के भी इसमें प्रोडक्शन हो जाता है। अब यहीं पे कुछ मिलेट्स की हम बात करेंगे, जैसे ज्वार, ठीक। ज्वार किस में आता है? मिलेट्स में आता है, मोटे अनाज में। ये यहाँ पे बाजरा लिखा है, उसको कट कर लेना, वो यहाँ पे मोटे अनाज कर देना उसकी जगह, ठीक। तो बाजरा रेतीली मिट्टी और उथली काली मिट्टी, ठीक। तो सैंडी सॉइल जो होती है उसमें भी बाजरा का उत्पादन हो जाता है, और बाजरा हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ग्लूटेन फ्री आजकल वो चल रहा है ना, कि ग्लूटेन फ्री, तो मिलेट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री होते हैं। जैसे आट ग्लूटेन क्या होता है, आटे में आपने देखा होगा जो लोच आता है, लोच रहता है ना जो, तो इनमें वैसे लोच नहीं होता है। इसलिए तो जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर से रिलेटेड, डायबिटिक
पेशेंट्स जो होते हैं उनको मतलब सजेस्ट किया जाता है कि आप मोटे अनाज की रोटियां खाओ। ठीक, तो नेक्स्ट है रागी। लाल, काली, रेतीली, दोमट और उथली काली मिट्टी शुष्क क्षेत्र में, जनरली आपको मोटे अनाज शुष्क क्षेत्र में ही दिखेंगे। जिस तरीके से इन्वायरमेंट, आसपास का इन्वायरमेंट और रेनफॉल का जो पैटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको हर जगह पे क्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। जहां ज्यादा पानी वहां पे, जहाँ जो भी फसल ज्यादा पानी में उगती है वो फसल लगाई जाती है, और जहाँ पे कम पानी होता है वहां पे वो फसलें लगाई जाएंगी जो कम पानी में भी अच्छे से प्रोडक्शन हो जाए। इसलिए हम बोलते हैं कि ईस्ट से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक, तो पानी की मात्रा कम होती जाती है, तो इसलिए यहाँ पे राजस्थान में जो है अच्छे खासे मिलेट्स का प्रोडक्शन होता है। और एमपी में भी अगर आप देखोगे तो एमपी में भी जो हमारा उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर उत्तर और पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, वहां पे पानी कैसा है, कम है थोड़ा सा, तो वहां पे भी हमको किसका प्रोडक्शन दिखता है, मोटे अनाजों का। शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान, देखो राजस्थान, ठीक, तो राजस्थान क्यों, क्योंकि वहां पे पानी ज्यादा है या कम है, कम है इसलिए। ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं, बाद में इसकी हम रैंकिंग देखेंगे। बस अभी आप इतना समझो कि देखो जितने भी आपको स्टेट्स दिखेंगे वो आपको सारे वेस्ट वाले ही देखेंगे जहाँ पे पानी कम है। ठीक, वही राज्य दिखेंगे, जैसे राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक, ये सब इन्हें मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें उच्च पोषक मूल्य होता है। इस मैंने भी बताया था, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। ठीक, तो रागी आयरन, कैल्शियम, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों और रुघेज से भरपूर है। These are also known as coarse grain which are highly nutritious value। हाँ, क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ, हर साल आता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे, मुझे ये बताओ, अगर 2024 का बजट आएगा, ठीक, तो बजट का ईयर कौन सा होगा। अभी इस साल का जो मैं अगर 25 की बात करूं, सॉरी 25 चल रहा है अभी, तो 25 में अगर बजट की बात करूं मैं, इस साल जो बजट आया किस साल के लिए आया, 25-26। क्यों आया 25-26? हाँ बताओ अवंतिका। वो जनगणना है, वो सेंसस है। हाँ, मुझे तो जो मैंने अभी पूछा वो बताओ। मैंने पूछा बजट किस साल के लिए आता है, जैसे जब 25 का बजट आया तो उसमें ईयर क्या लिखा होगा। अच्छा, हाँ, 24-25। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो 25 के लिए बजट आया है वो 24-25 के लिए। एक बात बताओ मुझे कि बजट में, सर एक मिनट रुको, उसका डाउट दूर करने दो। घर वाले आपको पैसे देते हैं, ठीक है, ठीक, जब आप पैसे खर्च कर दोगी उसके बाद बजट बनाओगी क्या, उसका बजट का मतलब क्या होता है कि जो पैसा हमारे पास अभी है पहले से, आगे हम फ्यूचर में उसको कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, उसका बजट होता है ना। तो अब 24 तो निकल गया, अब जब पैसे खर्च ही कर दिए अब क्या बजट बनेगा उसका। आने वाले साल में सरकार कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च करने वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, बजट। जैसे आपको घर वालों ने पैसे दिए, कितने, मान लो 10,000 रुपए दिए कि आपको अपने महीने का खर्चा चलाना है, तो अब पहले पैसे खर्च कर दोगी फिर बजट बनाओगी क्या। बजट का क्या मतलब हुआ कि अब जो तुमको 10,000 रुपए मिले हैं तो उसको तुमको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, उसके लिए बजट प्लानिंग करोगी ना पूरी। बजट के अंदर क्या हो रही है, पूरी प्लानिंग जो की गई है उसमें कितना कितना पैसा आपने पहले प्लानिंग कर ली कि मुझे 5,000 की बुक्स खरीदना है, या कुछ भी मुझे 5,000 के कपड़े खरीदने हैं, एक्स वाई जेड जिस भी चीज के लिए आपने पैसे एलोकेट किए, तो वो तो आपको पहले ही जो पैसे मिले हैं उनके लिए आपने असाइन कर लिए ना वो पैसे, कि मुझे 10,000 में से इतने पैसे पढ़ाई पे खर्च करने, इतने पैसे मुझे आने जाने के लिए खर्च करने, इतने पैसे मुझे अपनी शॉपिंग के लिए खर्च करना है। ये तो जब पैसा पहले खर्च करने के पहले बजट बनाया जाता है।
अब आपने क्या कर लिया, पूरे महीने में पैसे क्या कर लिए, खर्च कर लिया। आपने एक महीने का बजट बनाया, कब का, जुलाई का बजट बनाया था आपने, कब, जुलाई से पहले ही बनाया होगा। अब 1 जुलाई से तो आपको पैसे मिले, आपने पूरा पैसा आप क्या कर लिया, खर्च कर लिया। अब जुलाई निकल गया, अब क्या आ गया, अगस्त आ गया। अब क्या करोगे, आपने जो पिछले महीने बजट बनाया था, ठीक, उसमें किस तरीके से आपने जो पैसे खर्च किए, उसका आपको क्या आउटपुट मिला, क्या आपने जितने पैसे खर्च करने थे उतने पैसे खर्च किए या नहीं किए, या उससे जैसे आपने जो बुक खरीदी, जो भी आपने जिन भी बुक के लिए पैसा लगाया था, उससे आपको क्या फायदा मिला, इन सब का विश्लेषण कब करोगे आप, जब पैसे खर्च हो चुके होंगे, उसके बाद विश्लेषण होगा ना। तो वो ही क्या है, आपने क्या किया, एक तरीके से अपने आप का सर्वे कर लिया कि यार मैंने, हाँ, इतने पैसे मैंने लोग बजट में अलोकेट किए थे, इतने पैसे मैंने खर्च कर लिए, इसको खर्च करने से मुझे ये फायदा हुआ, ये हुआ। तो ये अब आप क्या करोगे बाद में, मतलब पैसा खर्च करने के बाद में आपने क्या किया, सर्वे निकाला, एक इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे जो 2025 में आया है, वो कौन सा होगा, 24-25, मतलब 1 साल पहले का, मतलब 25 जब चालू हुआ और जो 24 वाला जो साल था, ठीक, उसमें जितना भी आपने पैसा खर्च किया और उससे आपको क्या क्या फायदा हुआ, वो किसमें देखा जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में, कि सरकार ने जितना पैसा खर्च किया कितना सरकार को वापस मिला। मान लो जैसे आपने, आपको 10,000 रुपए मिले, आपने डिसाइड कर लिया कि यार मैं अपनी फ्रेंड को दे देती हूँ, तो हो सकता है वो मुझे कुछ ब्याज के सहित पैसा वापस दे दे मुझे, ठीक। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आप फायदा देखोगे ना अपना कि यार मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना मुझे मिल गया, ठीक। तो ये सब किस में आता है, इकोनॉमिक सर्वे में। और इकोनॉमिक सर्वे के बाद फिर आता है बजट, ठीक। तो बजट हमेशा आने वाले आगे जो साल आने वाला है उसके लिए होता है, और इकोनॉमिक सर्वे जो पीछे साल निकल गया उसका इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। अभी आया समझ। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आया होगा हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण, वो 24-25 का था, और बजट हमारा 25-26, 25-26। ऐसे ही अगर 26 का जब बजट आएगा तो वो कौन से ईयर के नाम से आएगा, 26-27। और 26 में जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा वो 25-26, 25-26, 1 साल पहले। अभी आया सभी को समझ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, मिलेट्स पढ़ रहे थे, ठीक। तो मिलेट्स को हम मोटे अनाज भी बोलते हैं। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है। और अगर यहीं पे रागी की बात करें, तो रागी में क्या होता है, आयरन भी होता है, रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उसमें होते हैं, ठीक। तो ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो ज्वार क्या है, तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स में से आता है, एरिया और उसके प्रोडक्शन की, मतलब जितने एरिया में लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग, और जितना उसका प्रोडक्शन होता है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, कौन सी स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, गहन बाजरा संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा की पहल, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंस मिलेट प्रमोशन आर एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू सपोर्ट मिलेट प्रोडक्शन। गवर्नमेंट मोटे अनाजों का सपोर्ट किस किस स्कीम्स के माध्यम से कर रही है, एक तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, और दूसरी की नेशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंस मिलेट प्रमोशन। और चाहो तो आप मध्य प्रदेश भी इसमें ऐड कर सकते हो। मध्य प्रदेश की जैसे रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना कहाँ से शुरू की गई थी इसको, जबलपुर, कहाँ से, जबलपुर, लेकिन वो पूरे एमपी के लिए थी, ठीक। वहां पे जब रानी दुर्गावती जो थी उनकी शायद 500वीं जयंती थी, उस टाइम पे इसको चालू किया गया था। मेज, नेक्स्ट है मेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मक्का। मक्का क्या होता है, मक्का, हाँ, भुट्टे के जो दाने रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेज या फिर मक्का। मेज या फिर मक्का सिटी किसको बोलते हैं मध्य प्रदेश में, किसको बोलते हैं, छिंदवाड़ा को। किसको बोलते हैं, छिंदवाड़ा को।
तापमान कितना चाहिए इसके लिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। वर्षा, अधिक वर्षा, थोड़ी सी ज्यादा, खरीफ क्रॉप है, बारिश वैसे भी होती है इस टाइम पे, बारिश थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। मिट्टी का प्रकार, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। क्या नाम था ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का? बांगड़। और नई वाली का? खादर। अब तो याद हो गई क्यों? शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटका, महाराष्ट्र, वही जहाँ पे कम पानी है, ठीक। भारत दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। अलग अलग होते हैं, जैसे हर साल देखो इकोनॉमिक सर्वे में ये आता है कि किस स्टेट ने कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया। आसपास ही रहता है, कभी होता है कि आगे पीछे हो जाए, ज्यादातर वो आपको आगे मतलब आसपास ही देखने को मिलेगा वो भी। हम्म। इसलिए जैसे सोयाबीन में, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले, तो मध्य प्रदेश क्या है? सोया स्टेट बोलते हैं, ठीक। अभी फिर से वो सोया स्टेट हो गया है क्योंकि फिर से सोयाबीन का प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आया, लेकिन इसके पिछले साल क्या हुआ था कि हम सेकंड नंबर पे आ गए थे। किस नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो फिर फर्स्ट पे कोई और स्टेट रहा होगा, तो थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे होता रहता है। महाराष्ट्र पे था फर्स्ट पे और सेकंड पे मध्य प्रदेश था, तो हम बोलने लगे थे कि हमारा सोया स्टेट का दर्जा जो है वो छिन गया। फिर अगली साल क्या हुआ? फिर हम टॉप पे आ गए सोयाबीन के प्रोडक्शन में। भारत का दुनिया में अगर बात करें तो सातवें नंबर पे प्रोडक्शन होता है मक्का का। इसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, तो फॉडर के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं और खाने के लिए भी लोग यूज करते हैं। फॉडर किसको खिलाओगे आप? चारा। पशुओं को। दाने निकाल दो पशुओं को, भुट्टा जो होता है वो देते हो या नहीं, उसके ऊपर इतना सारा वो क्या बोलते हैं जो कवर लगा रहता है, तो वो भी चारे के रूप में यूज किया जाता है। अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई जैसे आधुनिक आदानों के उपयोग ने मक्का के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया। वही मॉडर्नाइजेशन जो हो गया है हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का, उसके कारण अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। मक्का का प्रौद्योगिक मिशन मांझी के लिए सरकार की पहलों में से एक है। टेक्नोलॉजी मिशन ऑन मेज इज वन ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर मेज। वो माझी इसलिए लिखा है, वो इंग्लिश में ही उसने कन्वर्ट कर दिया, वो मेज है, ठीक है। तो मक्का पर प्रौद्योगिक मिशन मेज, ठीक। मेज किसको बोलते हैं हम? मक्का को बोलते हैं। मक्का के लिए तापमान कितना चाहिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कैसी? अधिक वर्षा, क्योंकि खरीफ क्रॉप है तो वैसे भी बारिश होगी उस टाइम पे, ठीक। मतलब मौसम में नमी भी होनी चाहिए अच्छी खासी। और मिट्टी कैसी? कम उपजाऊ मिट्टी भी में भी चल जाएगी, क्योंकि ये भी किस में आता है? मोटे अनाज में आता है ना, ठीक। तो मोटे अनाज में आता है, इसलिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हमने देखा था। नई और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी थी, सबसे उपजाऊ कौन सी थी जिसमें से? नई वाली। और पुरानी वाली कम उपजाऊ थी, ठीक, क्योंकि वो नदियों से थोड़ा सा दूर मिलती है, ठीक। तो मतलब ये कम फर्टाइल होती है, तो कम फर्टाइल सॉइल में भी ये इसका प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दालें, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्सेस। दालों में कौन कौन सी दाल आती है? कौन कौन सी दालों के नाम सुने हैं आपने? उड़द की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, और चने की दाल, हाँ। मसूर की दाल, उड़द की दाल, हाँ वो तो हो गया। अरहर, तुअर को ही बोलते हैं, तुअर को ही अरहर बोला जाता है। तुअर और अरहर एक होती है। मतलब बताओ, इन लड़कियों को ये भी नहीं पता दालें हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। देखो, हाँ मैं बताती हूँ। मसूर की दाल जो है, आपको देखो जब वो पूरी कवर्ड रहती है तो आपको ग्रे टाइप के कलर की दिखती है, और जब वो दाल बन जाती है, स्प्लिट करते हैं, तो हल्की सी ऑरेंज पिंकिश टाइप की दिखती है। ऑरेंज पिंकिश टाइप की एक दाल नहीं होती, उसको हम बोलते हैं मसूर की दाल, ठीक। तुअर की दाल कैसी होती है? येलो। तो जनरली सबको तुअर की दाल सबको पता होती है। पीली दाल मतलब
येलो दाल, तुअर की दाल को पीली दाल भी बोलते हैं लोग। फिर बात करेंगे उड़द की दाल। तो एक काली भी होती है और एक हरी भी होती है, ठीक। एक का कवर, हरी एक मूंग अलग होती है, और उड़द की दाल जो है वो काली वाली जो दाल। हाँ हाँ, काली जो, सॉरी, मूंग जो है वो काली और हरी दोनों होती है। उड़द काली होती है जिसका कवर, और अंदर से वाइट, उसमें से भी अगर छिलका निकाल दोगे तो उड़द की दाल भी वाइट मिलेगी, ठीक। फिर मूंग की बात करेंगे तो मूंग दो तरीके की आती है, एक काली मूंग रहती है और एक हरी। जनरली जो हम लोग खाते हैं वो कौन सी होती है? हरी मूंग होती है, ठीक। तो एक का कवर हरा होता है और एक का काला। उसका कवर निकाल दोगे तो हल्की सी येलो येलो टाइप की रहती है। किसका? हाँ, तो एक का हरा होता है, एक का काला होता है, ठीक। कवर निकाल दोगे तो वो थोड़ी सी हल्की सी येलोइश कलर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। घर जाके अच्छे से देख लेना एक बार। तापमान, तापमान कितना चाहिए इनको? 20 से 27 डिग्री के बीच। और वर्षा कितनी? 25 से 60 सेंटीमीटर, मतलब कम वर्षा में भी इनका प्रोडक्शन हो जाता है। और मध्य प्रदेश में भी दालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मिट्टी के प्रकार, बालुई, दोमट मिट्टी, ठीक, तो सैंडी और लोमी मिट्टी जो होती है, एल्यूवियल सॉइल जो ओल्ड, मतलब कम फर्टाइल सॉइल में भी उत्पादन हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पादक राज्यों में टॉप में मध्य प्रदेश। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। देखो, हम प्रोडक्शन भी ज्यादा करते हैं और खाते भी सबसे ज्यादा ही हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर भी हम ही हैं और प्रोड्यूसर भी सबसे ज्यादा हम ही हैं। शाकाहारी भोजन में ये प्रोटीन का प्रमुख सोर्स है, ठीक। जनरली देखो, सोयाबीन तो हम डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर पाते, ठीक। उसके बाय प्रोडक्ट्स आप ले लेते हो, ठीक, नहीं खाते ना जनरली सोयाबीन। लेकिन दालें तो डेली खा सकते हो आप, क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक। तो बोला जाता है ना कि एक कटोरी दाल आपको डेली खानी चाहिए। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख दालें, अरहर, ठीक, अरहर जिसको हम तुअर भी बोलते हैं, ठीक। तो अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ठीक। तो मटर की भी दाल बनाई जाती है ना, मटर को देखो, दालें उसको बोलते हैं जनरली जो दो पार्ट में स्प्लिट हो रही हैं, ठीक। हाँ, रुक जाओ एक मिनट, उसको रोको रोको, उसका कंफ्यूजन। मटर खाइए कभी? ठीक, रुको 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 रुको, मटर खाइए। कैसी होती है मटर? ग्रीन कलर की होती है। अब उसको सुखा दो तो, जैसे जनरली भी जब खाना भी बनाते हो, कभी बनाया खाना? कभी खाना नहीं बनाया, तो कभी मटर खाई होगी तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है ना, उसका कवर हटा दो तो, ठीक। तो अब क्या करो, जब आप जो हरी होती है मटर तब आप खाते हो। अब क्या होता है, जब आप उसको सुखा लेते हैं, कई घर में होता है ना कि जो सुखाने के बाद हम उसको फिर से गीला करके और फिर से उसको बना सकते हैं, मतलब मटर। मार्केट में जो ड्राई वाली मटर, फ्रोजन अलग होती है। फ्रोजन में तो क्या होता है, जो गीली मटर है उसी को फ्रीज कर दिया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो, और फिर उसको यूज करते हैं। एक मटर जैसे मटर आती है, वो सूखी मटर जो आती है पैकेट में मिलती है नॉर्मली, उसको आप गला दो, फिर से वो हरी हो जाती है, मतलब, और फिर उसको यूज कर सकते हो। तो देखो, छोड़ो ये सब, हटाओ उसको। खाना ही, गई हो कभी किचन? नहीं गई वो? गई हूँ, ठीक। तो मटर जो होती है उसको सुखा दो। सुखाने के बाद क्या, उसको दो पार्ट में जब स्प्लिट कर देते हैं तो वो दाल बन जाती है, ठीक। अब चना, चना सुना है? चना और मटर एक होता है क्या? उससे पूछने दो जिसको डाउट है। मटर कैसी होती है? हरा। चना कैसा होता है? ब्राउनिश कलर। तो अब चना और मटर एक कैसे होंगे? अरे रुको एक मिनट, चना और मटर एक कैसे होंगे फिर? अलग अलग है ना दोनों। चना खाया है कि नहीं खाया? खाया है तो, और मटर खाई है या नहीं? तो दोनों अलग अलग है कि एक ही है? दाल चने, जब आप मटर को स्प्लिट करोगे तो मटर की दाल बन जाएगी। और चना को जब स्प्लिट कर दो, बेसन, बेसन वाली जो, बेसन सुना है ना क्या? किससे बनता है बेसन? चने से बनता है ना। चन तुम अभी शांत रहो 2 मिनट, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको कंफ्यूज मत करो। चना सुना है ना, चना?
बूट खाए होंगे कभी, बूट खाए तो वो कैसा होता है, वो अलग होता है, बूट जो आता है वो अलग आता है। उसको जब सुखा देते हो और जब उसको स्प्लिट कर, दाल का मतलब होता है कि दो पार्ट में आपने किसी भी बड़े बीज को उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक। तो जब आप चने को स्प्लिट कर देते हो तो चने की दाल बन गई, और मटर को सुखा के उसको स्प्लिट कर दिया तो मटर की दाल बन गई। आपने मसूर जो आती है, ठीक, मसूर जो रहता है जिसका कवर, उसको हटा के जब आपने उसको स्प्लिट कर दोगे तो मसूर की दाल बन जाएगी। दाल किसी एक चीज को नहीं बोलते हम, उन्हीं को आपने अलग, जैसे अरहर को स्प्लिट कर दिया तो अरहर की दाल बन गई, उड़द को स्प्लिट कर दिया उड़द की दाल बन गई, मूंग को स्प्लिट कर दिया, मूंग भी जो रहता है ना पूरा ऐसा फुल कवर्ड ही रहते हैं, इनको जब स्प्लिट करते हैं तब दालें बनती हैं ये। चलो छोड़ो उसको, हटाओ, है ना, घर पे जाके देख लेना, मम्मी से पूछ लेना, वो बता देंगी। ठीक, तो अरहर उड़द मूंग मसूर मटर और चना, इन सब की भी दालें बनाई जाती हैं। ये होते नॉर्मली हम इनको रॉ फॉर्म में, जब ये हरे रहते हैं तो खा लेते हैं इसे, जब सूख जाती हैं तो इनको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है और फिर क्या बन जाता है, उसकी दाल बन जाती है, ठीक है। दलहनी फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर ये सभी फसलें हवा से नाइट्रोजन स्थिर करके, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती हैं, करके मिट्टी की उर्वरकता बहाल करने में मदद करती है। देखो नाइट्रोजन जो है, अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए, कोई भी मात्रा, जब तक कोई भी चीज किसी भी जैसे मिट्टी हुई, ठीक, तो उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू जब तक एक पर्याप्त मात्रा में रहेगी तब तक तो ठीक है। किसी भी चीज की क्वालिटी क्वांटिटी कम हो जाए जरूरत से ज्यादा, और या फिर ज्यादा बढ़ जाए, तो वो उस चीज को ऑब्वियस सी बात है खराब कर देगी। जैसे पानी की बात करें, पानी जब तक नॉर्मल गिर रहा है तब तक ठीक है, एकदम से अभी आपको पता है उत्तरकाशी में क्या हो गया, बस्ट हो गया, ठीक, तो बादल फट गए तो क्या हो गया, बाढ़ आ गई। तो इसी तरीके से जब नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा मिट्टी में तो ये मिट्टी की फर्टिलिटी और उर्वरकता को क्या कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको बहाल कर देता है। और दालें जो है इसलिए कम लगाई जाती हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लेती है मिट्टी के साथ और उसकी उर्वरकता को बहाल कर देती है। ठीक, अब नेक्स्ट है, इसलिए इन्हें अधिकांश अन्य फसलों के साथ चक्रनुमा में चक्रानुक्रम में उगाया जाता है। चक्रानुक्रम क्रम का मतलब है कि एक बार, हाँ, मतलब दूसरे क्रॉप्स के साथ में, या फिर एक बार आपने अगर दाल लगा ली तो अगली बार दाल नहीं लगाओगे, आप कोई और फसल लगा लो, इस तरीके से। दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन विकास योजना, दलहन पर तकनीकी मिशन, दाल उत्पादन को समर्थन देने के लिए सरकार की कुछ योजनाएं हैं। ठीक, तो सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, एक तो सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, दूसरा पल्स डेवलपमेंट स्कीम, और टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन पल्सेस। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, किसके, प्रोडक्शन कल्टीवेशन के लिए, पल्सेस के लिए। देखो पल्सेस दाल का मतलब एक दाल से नहीं है, वो ग्रुप है, उसके अंदर कई सारी अलग अलग वैरायटी है। जैसे हम मोटे अनाज मिलेट्स की बात करते हैं तो मिलेट्स में सिर्फ एक ही अनाज आता है क्या, नहीं, उसमें बाजरा भी आता है, ज्वार भी आता है। मोटे अनाज में बात करें तो मक्का भी आएगा, ठीक, उसके बाद रागी भी आएगी, कई सारे आते हैं। इसी तरीके से दालों में भी कई सारी अलग अलग दालें जो है वो आती हैं, इसमें इंक्लूडेड रहती है। कुछ में से कुछ इंपॉर्टेंट है, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर की दाल और चने की दाल। मटर और चना जब पूरा फुल कवर्ड ग्रीन रहता है तब आप उसको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन उसको सुखाने के बाद उसको स्प्लिट करके उसकी दाल बना दी जाती है, ठीक है। हाँ, इसके लिए टेम्परेचर कितना था, चाहिए था 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि वर्षा लगभग 25 से 60 सेंटीमीटर के आसपास। चलो ये तो हुई हमारी फूड क्रॉप्स। अभी हमने कौन कौन सी फूड क्रॉप्स देखी, राइस, गेहूं, ठीक, चावल गेहूं, मोटे अनाज और दालें, मेज भी देखी इसमें, हाँ, मक्का वही मेज। नेक्स्ट है मेजर कैश क्रॉप्स। अब क्रैप्स कैश क्रॉप्स में जब हम नगदी फसलों की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी फसल देखेंगे, शुगर केन, शुगर केन जिसको हम गन्ना बोलते हैं।
गन्ना लेंथर लेंथर देखो, एक खेसरी दाल होती है वो कैसी दिखती है, अरहर की तरह दिखती है। कैसी दिखती है? तुअर की जो दाल होती है ना, अरहर जिसको बोलते हैं, वैसी दिखती है। तो लोग क्या करते हैं मार्केट में अब जो अरहर की दाल होती है, अब होता है ना कि कुछ लोग जैसे बाहर लोकली बेच रहे हैं तो सस्ते में दालें बेच दी। ठीक, तो क्या करते हैं सस्ते में दाल बेचने के चक्कर में वो खेसरी दाल जो रहती है उसको बेच देते हैं वो मार्केट में उसके साथ मिला के। और खेसरी दाल जो है उसमें कौन सा रोग बताया, लेंथरिज्म रोग जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो नीचे वाला भाग रहता है, मतलब पेट से नीचे वाला जो भाग रहता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। तो उसका ये नुकसान है, उसको हम खेसरी दाल बोलते हैं। बैन भी है मध्य प्रदेश में भी, कई क्षेत्रों में वो बैन है वो दाल। ठीक, उससे क्योंकि नुकसान हो रहा है लोगों को। लेकिन लोग क्या करते हैं अपने फायदे के लिए तुअर की दाल के साथ मिला के उसको बेच देते हैं, क्योंकि वो वैसी ही दिखती है और लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये कौन सी दाल है, और लोग खरीद लेते हैं और उससे कई सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और बेसिकली लेंथरिज्म जिसमें जो हमारे नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का उस वो पैरालाइज्ड हो जाता है। ये आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये शायद। शुगर केन, ठीक, तो गन्ना, गन्ने का टेम्परेचर कितना चाहिए इसको, 21 से 27 डिग्री विथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और आसपास नमी भी होनी चाहिए। रेनफॉल कितनी, 75 से 100 सेंटीमीटर। कितनी रेनफॉल, वर्षा कितनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी का प्रकार, गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी। किस तरीके की मिट्टी, डीप रिच लोमी सॉइल। किस तरीके की सॉइल, डीप रिच लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का मतलब क्या है, थोड़ी सी गीली मिट्टी। कैसी मिट्टी, थोड़ी सी गीली मिट्टी। अब टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, ज्यादातर उत्तर प्रदेश ही रहता है उसमें। बाकी हम अभी और देखेंगे, शायद ग्रुप पे पढ़ा भी होगा मैंने, वो इकोनॉमिक सर्वे भेजा था एक बार, मैं देख लूंगी एक बार और चेक कर लूंगी। इसी में इंक्लूड कर दूंगी मैं उसको, इकोनॉमिक्स। कब आएंगी नई वाली, उसके पहले भी एग्जाम हो सकता है ना। अगर नहीं आएगी तो फिर तो करंट अफेयर में पढ़ेंगे ही हम। हम्म, हाँ, क्योंकि ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा होता है उसका। हाँ, टेंशन है करेंगे उसको। देखो क्या होगा कि अभी पढ़ लेना एक बार, अभी देख लेंगे हम उसको। तो अब आपका एग्जाम ज्यादातर हो सकता है कि जन फेब के आसपास ही हो जाए। हाँ, प्रहलाद ने डिसाइड कर लिया, वो तो फरवरी मार्च में होगा। क्यों, कहाँ से लेके आए हो ये सोर्स तो हर साल उसी टाइम पे होगा, फिक्स्ड है ये हाँ ठीक है, मतलब मैं बता रही हूँ अभी ये पढ़ रहे हैं तो उसके साथ पढ़ लेंगे। और अगर फिर अगर कुछ चेंजेस होगा, ठीक, जैसे अगर आपका पहले एग्जाम, अगर इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होने से पहले हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ बाद में होता है तो करंट अफेयर में फिर उसको अपडेट कर लेंगे। ज्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े बहुत ही एक दो स्टेट, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य जो है सालों से उसने मक्का उगाया ही नहीं है कभी और वो टॉप पे आ जाए, एकदम ऐसा नहीं होता। जो जैसे सोयाबीन में अभी मैंने कंडीशन बताई, हमेशा से मध्य प्रदेश टॉप पे था तो सोया स्टेट बोलते थे। अब एक बार क्या हुआ, महाराष्ट्र हो गया, तब भी हम दूसरे नंबर पे तो है ही ना। और मेनली उसमें भी आपको किसका याद रखना होगा, मध्य प्रदेश कौन कौन सी फसलों में कौन से नंबर पे है, मध्य प्रदेश का बेसिकली याद रखना उसमें। ठीक, और बाकी जो भी मेन मेन क्रॉप्स हैं जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, जो हमारी फूड क्रॉप जैसे शुगर केन, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, वो दो चार क्रॉप्स का हमको बस ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट टॉप पे है उसमें। और बाकी मध्य प्रदेश की पोजीशन क्या है, सारे स्टेट याद नहीं करना, एक टॉप वाला और दूसरा जो मध्य प्रदेश जिस भी पोजीशन पे है। अगर मध्य प्रदेश टॉप 5 या टॉप 4 में कहीं है तो उसको याद करना है। और मध्य प्रदेश, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि मध्य प्रदेश अगर किसी फसल में पहले दूसरे या तीसरे नंबर पे है तो वो फसल वैसे ही इम्पोर्टेंट हो गई एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, शुगर केन पढ़ रहे थे। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, तो ये ब्राजील पे तो 100% आपको पता है टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। करंट अफेयर नहीं देखते क्यों,
क्यों नहीं देखते? कोई भी नहीं देखता करंट अफेयर? देखते हो ना तुम तो। करंट अफेयर तो देखा करो, कुछ एनालिसिस, मैंने बोला था ना एनालिसिस देखा करो कुछ चीजों का। इससे बालुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। तो बालुई मतलब सैंडी लोमी सॉइल, या फिर क्लेई या चिकनी दोमट मिट्टी जो है, मतलब वेरी कर सकती है, वो अलग अलग टाइप की सॉइल में भी उगाया जा सकता है, बशर्ते ये मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इट नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। अब मुझे ये बताओ, गन्ने गन्ने को काटने के लिए और लगाने के लिए क्या आप हार्वेस्टर का यूज कर सकते हो? नहीं, इसके लिए आपको मजदूर ही लगेंगे। ठीक, मैनुअल शोइंग और हार्वेस्टिंग मतलब बुवाई और कटाई के लिए आपको लेबर ही लगे। जो बड़े बड़े हार्वेस्टर्स होते हैं ना, मशीन्स जो रहती हैं, उनसे आप इसको नहीं काट सकते। किसका मेन सोर्स है ये? शक्कर या फिर शुगर का। ठीक, और क्या बनाते हैं इससे? गुड़ बनाते हो, जैगरी जिसको आप बोलते हो, खांड सारी एंड मोलेसिस। तो खांड सारी क्या होता है? शक्कर का बूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? खांड सारी बोलते हैं। और मोलेसिस वही शक्कर का गाढ़ा घोल, उसको हम क्या बोल देते हैं? मोलेसिस। ठीक, तो बेसिकली आप ये याद रखो, मीठा शक्कर और शक्कर के जो प्रोडक्ट्स होंगे, अरे शक्कर का बूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? खांड सारी बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? गुड़। गुड़ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या ज्यादा होता है गुड़ में? आयरन अच्छे खासी मात्रा में होता है। ठीक, स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू शुगर अंडरटेकिंग, ये कुछ स्कीम है यहाँ पे। जैसे चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की योजना, और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन को समर्थन देने के लिए सरकार की दो पहले हैं। यहाँ पे लिखा है जैव ईंधन। क्या बोलते हैं जैव ईंधन? क्या होता है? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है? तो फिर फॉसिल फ्यूल क्या है अगर पेट्रोल डीजल क्या बोलते हैं बायोफ्यूल है तो? देखो, ये जो बायोफ्यूल कैसे बनाया जाता है, जैसे गन्ना जो है, जो इसका बाय प्रोडक्ट बचता है, गन्ना बचता है ना बाद में, जो जूस निकालने के बाद जो खाली उसका कवर वगैरह जो भी बचता है, ठीक, उसको प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? फ्यूल बनाया जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैव ईंधन या फिर बायो फ्यूल। हाँ, बायोगैस बोलते हैं उसको। वो बायोगैस होती है, ये बायो फ्यूल है, उसको वो गैस में कन्वर्ट होती है, और इसको पेट्रोल जैसे रहता है ना, इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में इसको बनाया जाता है, और इसको फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, एनर्जी जो है उसमें यूज करते हैं। जब आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक, जब हम बिजली बनाने के जो सोर्सेज हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के जो सोर्सेज देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे बायो फ्यूल। कौन सा सीड? जेट्रोफा की बात करें? वो तो प्लांट ही है। जेट्रोफा जो है वो प्लांट ही लगाते हैं, उसमें भी जेट्रोफा से फिर बायोफ्यूल बनाया जाता है। हाँ, वो जेट्रोफा है, जेट्रोफा। बायोफ्यूल बनता है इन सब से। ये जो अवशिष्ट बचते हैं, इनके बाद इनको सड़ा गलाने के बाद जो आगे प्रोसेस करके फिर इससे क्या बनाते हैं? बायो फ्यूल बनाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल को हम यूज करते हैं, इसी तरीके से इसको भी हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ये गैर पारंपरिक स्रोत या फिर सोर्सेज में, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होगी, उसमें आप इनको पढ़ोगे। ठीक, तो गन्ना गन्ना जो है, कितना टेम्परेचर? 21 से 27 डिग्री, जिसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए मौसम में आसपास, वर्षा 75 से 100। और मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी। ठीक, तो गहरी समृद्ध डीप एनरिच्ड लोमी सॉइल इसके लिए चाहिए। और इसके अलावा ब्राजील के भारत गन्ने के प्रोडक्शन में
दूसरे नंबर पे आता है। ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में आता है ब्राजील। इससे आप क्या क्या बना सकते हो? चीनी बना सकते हो, गुड़, खांडसारी, हाँ गन्ना, शुगर केन, जो सेंटर्स हैं, ठीक, कहाँ पे है? शुगर केन है कहाँ पे? लखनऊ में है। और शुगर, शुगर कहाँ पे है? कानपुर में। और दाल का भी कानपुर है। देखो चीनी और शक्कर कैसी होती है? छोटी होती है, तो इनको आप कान में डाल सकते हो, तो ये कानपुर में। और शुगर केन लखनऊ में है, दोनों है यूपी में ही। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, तिलहन। तिलहन में कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी ऑयल सीड्स में? जिनसे हम तेल निकालते हैं, ठीक, सरसों, ठीक, और सोयाबीन, मूंगफली, और हाँ, देखो बादाम का जो तेल है इतनी आसानी से लोग यूज नहीं करते उसको, बहुत महंगा आता है वो तेल, ठीक। हम्म, तिल, मूंगफली का तेल, और अंडी क्या है ये? अरंडी होगा वो, अंडी नहीं होता, अरंडी का तेल होता है ये लड़की। नहीं, कहाँ पे लिखा है? अच्छा ये अरंडी है, अंडी नहीं होता, वो अरंडी होता है। मतलब वो लोकल अपभ्रंश है। जैसे ग्वालियर को लोग गवालियर बोलते हैं, ये अपभ्रंश है, लेकिन है उसका नाम ग्वालियर। ठीक, टेम्परेचर देखो, मैं ऐसी एक क्लास पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने बोला कि कुछ पढ़ा रही थी वहां पे, तो मैंने बोला कि ग्वालियर, तो वो एक बच्चा बोलता है मैडम वो ग्वालियर नहीं गवालियर होता है। हम गवालियर के हैं। मैंने कहा बेटा वो लोकली लोग बोल दे, जैसे नर्मदा को नर्मदा बोल देते हैं लोग, तो ऐसे होता है, उसका नाम ग्वालियर है, ठीक। मतलब अभी भी लोग कंफ्यूज रहते हैं वो गवाले, हाँ, तो वो लोकली लोग बोल देते हैं, लेकिन वो उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? ग्वालियर। तो वो यही कंफ्यूजन में था, मैडम वो तो गवालियर होता है, ग्वालियर थोड़ी। तो मैंने बोला गवालियर नहीं, ग्वालियर होता है। फिर एक लड़की बोलती है, वो नर्मदा पढ़ा रही थी, तो उसने बोला कि मैडम वो तो नर्मदा होती है। मैंने कहा नर्मदा नहीं, उसको नर्मदा बोलते हैं, उसका सही प्रोनाउंस। हाँ, शिवपुरी को जैसे सीपरी बोल देते हैं, वो वहीं के लोग जो, हम्म, सुपरी भी बोलते हैं, सीपरी भी बोलते हैं, ठीक। तो अब वो लोकली जो जैसा बोल दे, जैसे ब्रिटिशर्स जो थे नर्मदा वाले रीजन को नैरबोडा बोलते थे, तो जब हम पढ़ते हैं ना नैरबोडा वाला, वो जो वहां पे बुंदेलखंड वाले रीजन में जो नैरबोडा सागर वैली उसको बोला जाता था, तो नर्मदा को वो लोग नैरबोडा बोलते थे, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? नर्मदा, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑयल सीड, टेम्परेचर 15 से, देख लेना अभी, यहाँ देख लो, है ना, उसका अभी अपन को पर्यायवाची नहीं ढूंढने। तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ऑयल सीड, ठीक। रेनफॉल 30 to 75 सेंटीमीटर चाहिए इसको। मतलब सारे ऑयल सीड की बात कर रहे हैं कि कम पानी में के आसपास भी ये भी इनका प्रोडक्शन हो जाता है। मिट्टी का प्रकार, दोमट से चिकनी दोमट और अच्छी जल निकासी वाली बालुई मिट्टी, ठीक। तो दोमट से चिकनी, लोमट जो सॉरी लोमट बोल रही, लोमी सॉइल जो होगी, दोमट मिट्टी, और क्लेई लोमी सॉइल, ठीक। चिकनी दोमट मिट्टी और अच्छी वेल ड्रेन्ड बालुई सैंड वाली जो सॉइल होती है, ठीक है। सैंडी लोमी मिट्टी जो है, किसी भी टाइप की मिट्टी में ये वेरी कर सकती है, किसी भी टाइप की मिट्टी में इसका प्रोडक्शन हो जाता है। बालुई से चिकनी, ठीक, बालुई से चिकनी दोमट मिट्टी या फिर लोमी सॉइल तक किसी भी सॉइल में इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। यहीं पे शीर्ष राज्यों की बात करें तो तिलहन में अभी न्यू पढ़ेंगे, वैसे ही आसपास ही होगा, मध्य प्रदेश राजस्थान आसपास ही देखने को मिलेगा, ठीक। तो मध्य प्रदेश में उत्पादित मुख्य तिलहन मूंगफली, कहाँ पे होती है मूंगफली हमारे यहाँ पे? निमाड़ वाले रीजन में। और
वेस्ट वाला जो है, जैसे झाबुआ वगैरह यहाँ इस साइड भी होती है, ठीक। और कुछ साउथ निमाड़ से नीचे वाले जो क्षेत्र हैं आसपास वाले, वहां पे हमको मूंगफली देखने को मिलेगी, ग्राउंड नट। और इसके अलावा सरसों, सरसों कहाँ पे होती है? ऊपर नॉर्थ में, ठीक। तो भिंड मुरैना ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है वहां पे सरसों होती है, इसलिए भिंड और मुरैना को हम क्या बोलते हैं? सरसों की हांडी। क्या बोला जाता है उसको? सरसों की हांडी। बास्केट ऑफ मस्टर्ड, सरसों की हांडी। उसके अलावा नारियल, नारियल तिलहन में आता है, लेकिन हमारे यहाँ नारियल नहीं होता, नारियल का तेल निकलता है ना, ठीक। तिल, सेजमे सीड जिसको बोलते हैं हम, तिल तो देखी होगी ना, जिसके लड्डू बनते हैं संक्रांति पे, वो। सोयाबीन, अरंडी के बीज, कपास के बीज, अलसी और सूरजमुखी, ये लिखा है अरंडी। कैस्टर ऑयल मार्केट में मिलता है ना, कैस्टर ऑयल मिलता है एक, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? अरंडी का तेल। उसके अलावा कॉटन, कॉटन कपास जो है, आप लोग सोच रहे हो कॉटन से तो कपड़े बनाते हैं, उसका तेल। कॉटन सीड जो है उससे ऑयल भी बनाया जाता है, ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कॉटन का होता है हमारे यहाँ पे पश्चिम वाले, मतलब जो भी जहाँ पे भी ब्लैक सॉइल हमको मिल रही है वहां पे कॉटन मिलेगा। खंडवा खरगोन वो वाले क्षेत्र में, खरगोन बड़वानी ये वाले क्षेत्रों में कॉटन अच्छा खासा होता है। और लिनसीड जिसको हम अलसी बोलते हैं, अलसी देखिए कभी, ब्राउन ब्राउन कलर की जो होती है, इसमें क्या होता है अलसी में, जो मछलियों में भी होता है, ओमेगा थ्री। क्या होता है? ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स किस में मिलते हैं हमको? ओमेगा थ्री अलसी से मिलता है। और अगर वैसे जनरली बात करें तो मछलियों में पाया जाता है ओमेगा थ्री। येलो येलो कलर का वो जो ऑयल जैसा रहता है ना, मछली का तेल जिसको हम बोलते हैं, मछली के तेल में ओमेगा थ्री होता है। और एक लिंसीड, अलसी से भी आपको ओमेगा थ्री मिल सकता है। और सनफ्लावर, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनसे भी तेल निकाला जाता है। तो ये सारे किस में आते हैं? ऑयल सीड, तिलहन, दलहन, सॉरी, क्या, कुसुम। हाँ हाँ, लिख लेना, जिससे भी निकलता हो सब इसमें इंक्लूड कर देना। मेजर जो होंगी, तेल तो ऐसे बहुत चीजों से निकाल लेते हैं, लेकिन जो मेजर ऑयल सीड्स होती हैं उनको पढ़, हाँ, बादाम से भी निकाल लेते हैं, बताओ निकालना है ना तुमने? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेजमे जिसको तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड और सनफ्लावर। अब यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश लिखा है ऑयल सीड में, तो ये ओवरऑल बात की जा रही है, ठीक। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोयाबीन ही इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है उसका, इसलिए हम ऑयल सीड में टॉप कर जाते हैं। बाकी भले ही सारी हो रही हो या नहीं हो रही हो सारा प्रोडक्शन, लेकिन सोयाबीन ही अच्छी खासी मात्रा में हो जाता है, इसलिए ओवरऑल ऑयल सीड में। कहाँ है सोयाबीन के तेल की फैक्ट्री? है, कहाँ है? बहुत बढ़िया। कौन सा अवार्ड चाहिए आज तुमको? बीना में क्या है? ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी, पहले ऑयल बने तो तब तो रिफाइन होगा। हम्म। इंदौर में नहीं, वो इंदौर में भी है, गंज बासौदा में भी है, अलग अलग जगह पे शायद 8 फैक्ट्रीज हैं अलग अलग। तो एक है सोयाबीन प्लांट, एक है नेशनल रिसर्च सेंटर। तो सोयाबीन का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? इंदौर में। और सोयाबीन प्लांट कहाँ पे है? उज्जैन में। सोयाबीन प्लांट है कहाँ पे? उज्जैन में है। और सोयाबीन के लिए जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? इंदौर में है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? और तुम लोग थे इस क्लास में, पढ़ाया था मैंने, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ाया था ना एक बार क्लास में। हाँ, अब याद ही नहीं होगा, तुम लोग रिवाइज ही नहीं करते। कॉटन ऑयल किस में यूज करते हैं बता दो इनको, किसी को पता हो तो। मैंने कभी यूज नहीं किया उसको, इसलिए होता होगा किसी चीज में तो यूज करते ही होंगे उसको, देख लेना उसको। तुमको चाहिए क्या कॉटन ऑयल? ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडेबल एंड यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम। इसमें से अधिकांश खाने योग्य हैं और खाना पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग
किए जाते हैं। ठीक, तो मेनली वेजिटेबल मतलब खाने के लिए आप यूज करते हो। हालांकि इनमें से कुछ का उपयोग साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, मलहम के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो सोप होती है, सोप में भी ऑयल की जरूरत पड़ती है। ब्यूटी जो क्रीम्स होती हैं, जो आप बॉडी लोशन क्रीम्स वगैरह यूज करते हो, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हंसी क्यों आ रही, नहीं करते क्या यूज? नहीं करते? बॉडी लोशन यूज नहीं करते? चेहरे पे क्रीम तो लगाते हो, अभी ये मत बोलना नहीं लगाता। ठीक, तो उनमें भी ऑयल जो है उनका यूज किया जाता है। फिर यहीं पे जो मलहम वगैरह लगाने मलहम जो होती है ना लगाने की, जैसे अलग अलग आयोडेक्स वगैरह कुछ कुछ यूज करते हो आप लोग, तो ये सब में भी इनका यूज किया जाता है। कुछ तो आपको मार्केट में तेल भी मिलते होंगे कि ये तेल ले जाओ घुटनों का दर्द भगाओ, तो वही मेडिसिन की तरह भी वो यूज हो रहे हैं। पीली क्रांति और तिलहन, दलहन तेल, पाम और मक्का का एकीकृत योजना। मोस्ट ऑफ दी, ठीक है यहाँ पे हो गया। येलो रेवोल्यूशन एंड इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड्स। येलो रेवोल्यूशन किसके लिए चलाया गया था? तिलहन के लिए। ठीक, ऑयल सीड्स के लिए चलाया गया था, तिलहनी फसलों के लिए। उसके अलावा इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड, पल्सेस, पाम ऑयल एंड मेज, इन सब के लिए एसओ पाम नाम से एक स्कीम चलाई थी सरकार ने। किसके प्रोडक्शन के लिए? ऑयल सीड, तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मूंगफली एक खरीफ फसल है और देश में उत्पादित प्रमुख तिलहनों में इसका लगभग आधा हिस्सा होता है। ठीक, तो ग्राउंडनट या मूंगफली की अगर बात करते हैं तो जितना टोटल पूरा प्रोडक्शन हो रहा है किसका? ऑयल सीड्स का, उसमें से लगभग आधा किसका उत्पादन होता है? मूंगफली का। ठीक, अलसी और सरसों राबी की फसलें हैं, और अलसी और सरसों कौन सी फसलें हैं? रबी क्रॉप्स हैं। और कौन सी थी रबी क्रॉप? गेहूं, चना, मटर, ये सब कौन सी क्रॉप्स थी? रावी की क्रॉप्स। अलसी और सरसों भी रावी की क्रॉप है। तिल उत्तर में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। अब ये भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में वेरी करती है। देखो, तिल उत्तर में कौन सी है? खरीफ की फसल है, मतलब नॉर्थ इंडिया वाले साइड पे, जबकि दक्षिण भारत में रबी की फसल है। ठीक, मतलब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि रबी जो तिल है इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए? थोड़ा सा वार्म, वार्म टेम्परेचर, गर्म चाहिए ना। देखो, खरीफ की फसल कहाँ पे? उत्तर में। तिल कब लगाई जा रही है? खरीफ की फसल के टाइम पे। खरीफ के टाइम पे उत्तर में क्या बहुत ठंड होती है क्या? नहीं, जब आप खरीफ की फसल लगाते हो जून जुलाई में हर जगह पे गर्मी होगी। फिर यहीं पे दक्षिण में अगर बात करें, ठीक, तो मतलब यहाँ पे देखो दक्षिण वाला रबी की फसल में क्यों? क्योंकि दक्षिण में जो गर्मियों के टाइम पे भी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। जब हमारे यहाँ बहुत ठंडी होती है, वहां पे इतनी ज्यादा ठंडी नहीं होती कि लोग 10-10 स्वेटर पहन के घूम रहे हैं या 2-4 स्वेटर भी पहन के घूम रहे हैं। साउथ इंडिया वाला जो रीजन है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम। हिमालय में एक बात बताओ ना, जैसे गर्मियों के टाइम पे वहां पे भी गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा वहां पे 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है वहां पे। बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती वहां पे, और गर्मियों के टाइम पे बहुत ठंड तो नहीं होगी ऑब्वियसली। ठीक, तो 30 डिग्री के आसपास, इसलिए तिल जो है रब खरीफ की फसल कहाँ पे है? नॉर्थ में, और साउथ में रबी की फसल है। अरंडी के बीज को रबी और मतलब कैस्टर जो है, कैस्टर सीड्स के बीज को रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है। तो ये हो जाती हैं आपकी तिलहन या फिर ऑयल सीड। कौन कौन सी आ रही है तिलहन में? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी जिसको हम कैस्टर भी बोलते हैं, कपास, कॉटन, अलसी और सूरजमुखी, सनफ्लावर। ठीक, इन सब से आप ऑयल निकालते हो। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। क्या होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? बागवानी फसलें। क्या लगाया जाता है बागवानी फसलों में? मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक, तो आपकी सब्जियां हो जाएंगी और फल हो गए। उसके अलावा
फ्लावर, फूल वगैरह जो होते हैं, ठीक, ये सब कब लगाई जा, किस तरीके की क्रॉप्स हैं ये सभी, हॉर्टिकल्चर, बागवानी फसलों के अंतर्गत इनको इंक्लूड करते हैं। तो बागवानी कृषि की वह शाखा है जो फलों, सब्जियों, फूलों, जड़ी बूटी, सजावटी या विदेशी पौधों की खेती, उत्पादक और बिक्री से संबंधित है। ठीक, तो इनके प्रोडक्शन से और इनकी बिक्री से, ठीक, तो मार्केट में बेचना, खरीदना, बेचना, इन सब से, इन सभी से कौन संबंध रखता है, बागवानी फसलें। भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। किसकी बात कर रहे हैं, फलों और सब्जियों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। और यह उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों फलों का उत्पादन करता है। ठीक, तो उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं वो भी होते हैं हमारे यहाँ पे, और टेम्परेट शीतोष्ण वाले जो होते हैं वो भी होते हैं। अब मुझे बताओ ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो कहाँ पे होंगे, और टेम्परेट वाले शीतोष्ण जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। हाँ बताओ ना। अगर हम 23.5 डिग्री, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है उसकी बात करेंगे, 23.5 डिग्री से ऊपर अगर 30 डिग्री के आसपास की भी अगर हम बात करते हैं, तो ये वाले जो क्षेत्र होंगे इनमें कौन किस तरीके के फसल होंगी, मतलब फूल, फूल वेजिटेबल वगैरह जो भी फ्रूट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल। इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कैसा क्षेत्र है, थोड़ा सा ठंडा क्षेत्र है, टेम्परेट रीजन है, ठीक, वहां पे किस तरीके की फसलें होंगी, टेम्परेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जैसे सेब की बात करें, सेब फल जो होता है हमारा, ठीक, एप्पल जिसको बोलते हैं, क्या एप्पल हम कहीं भी लगा सकते हैं क्या, नहीं, कहाँ पे देखने को मिलता है एप्पल हमको, ठंडे क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल हो गया, ठीक, उसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये वाले रीजन्स में हमको जो ठंडे क्षेत्र हैं यहीं पे हमको एप्पल दिखेगा। फिर दूसरी क्रॉप्स की बात करें, जैसे दूसरे फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे बात करें संतरे की बात करें, ऑरेंज जिसको बोलते हैं, ऑरेंज कहाँ पे लगता है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में अंदर ही लग रहा है ना, 30 डिग्री से नीचे वाले क्षेत्र में ही लग रहा है। ठीक, कहाँ के संतरे को जीआई टैग मिला है, छिंदवाड़ा और नागपुर संयुक्त रूप से। देखो छिंदवाड़ा जो है बिल्कुल महाराष्ट्र से लगी हुई बॉर्डर है, नागपुर वाली बॉर्डर, तो जो नागपुर का संतरा बोलते हैं ना जो फेमस है, वो छिंदवाड़ा से भी जाता है, जो नागपुर का संतरा जिसको जीआई टैग मिला है, तो छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों को संयुक्त रूप से उसको जीआई टैग मिला हुआ है संतरे के लिए। ठीक, तो वहां पे छिंदवाड़ा में भी होता है नागपुरी संतरा जिसको बोलते हो। और हाँ, भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। लगभग कितने परसेंट सब्जियों का उत्पादन, 13%। यहाँ मटर, फूल गोभी, प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू का एक महत्वपूर्ण उत्पादन है। ठीक, तो ज्यादा उत्पादन जिन सब्जियों का होता है उसमें मटर, ठीक, तो मटर की दाल भी होती है, लेकिन मटर, फूल गोभी, फूल गोभी समझते हैं क्या होता है फूल गोभी, और एक होती है पत्ता गोभी, डिफरेंस पता है, हाँ, पत्ता गोभी जो पूरी कवर, आप जितना खोलते जाओगे उतने पत्ते पत्ते निकलते जाएंगे, फूल गोभी बिल्कुल फ्लावर की तरह, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता तो मैंने इसलिए सोचा पूछ लेती हूँ। प्याज, पत्ता गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू एक महत्वपूर्ण उत्पादन है। स्वर्णिम क्रांति, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन, उसके अलावा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन, और भू सूचना विज्ञान का उपयोग करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन, प्रोजेक्ट चमन। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव सुन लो, गोल्डन रेवोल्यूशन जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्णिम क्रांति, किससे संबंधित थी ये, हॉर्टिकल्चर से। किससे संबंधित थी ये, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, बागवानी फसलों से संबंधित थी। उसके अलावा MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और उसके अलावा प्रोजेक्ट चमन, चमन का फुल फॉर्म क्या है, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए।
तो बागवानी फसलें मतलब कौन कौन सी फसलें? फ्रूट्स, अरे ये तो वेजिटेबल्स आ गए, ठीक। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और जो डेकोरेटिव फ्लावर्स और जो प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं वो सब भी किस में आते हैं? बागवानी फसलों में आते हैं। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप, जिसको हम बोलते हैं वृक्षारोपण फसलें। टी शावर कहाँ पे हो रही थी? टी शावर असम में, चलो ये याद है। नॉर्वेस्टर्स, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। और असम में नॉर्वेस्टर्स को लोकली क्या बोला जाता है? टी शावर बोलते हैं। याद है मतलब तुम लोग को, है ना। और चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, किसकी खेती के लिए अच्छी? कॉफी। मैंगो शावर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु किसकी, किसके लिए अच्छी होती है? मैंगो जो है, ठीक, आम जो है उसके कल्टीवेशन के लिए अच्छी होती है, उसको पकने में मदद करती है वो। चलो कुछ तो याद है, रिवाइज किया था या नहीं? ले लूं फिर टेस्ट? चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, ठीक, कहाँ पे था? कर्नाटक में। कौन सी हिल्स पे होती है कॉफी? हाँ, कर्नाटक में। बाबा बुदान, कौन लेके आया था इसको? बाबा बुदान पहाड़ी, उन बाबा बुदान जो एक सूफी, मुस्लिम सूफी संत थे, वो ही लेके आए थे कॉफी भी, और उसी के बाद से वहां पे कॉफी का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। रिवाइज करते रहना, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा, सब होच पौच हो जाएगा। ठीक प्लान, लेकिन अगर आपने पूरी क्लास भी ली होंगी ना रेगुलर, तो भी चीजें बाद में रिवाइज करोगे तो कनेक्टेड रहेंगी। जिसने बीच में क्लास छोड़ दी होंगी तो फिर, क्योंकि मॉनसून वाला जो पूरा पैटर्न था वो एक दूसरे से सारा कनेक्टेड था, नहीं तो लोग विंड में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्लेनेटरी विंड कहाँ जा रही थी, फिर सीजन वाइज विंड कैसे चेंज हो रही है, ये सब, ठीक। तो टी देखेंगे, टी तो टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक। चाय के लिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर, वर्षा थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो टी की बात करें, अगर हम चाय के कल्टीवेशन की बात करें, तो जिन क्षेत्रों में ये उगती है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भी कुछ क्षेत्र हैं। अब असम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो टी कल्टीवेशन होता है, कहाँ पे होता है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल और असम वाला जो क्षेत्र है, ठीक। तो दार्जिलिंग की जो चाय है, मैंने उल्टा लिख दिया मैंने। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है, ठीक, तो दार्जिलिंग जो है वहां की चाय जो है बहुत ज्यादा फेमस है, जीआई टैग भी मिला हुआ है ना दार्जिलिंग की चाय को, ठीक। तो दार्जिलिंग की जो चाय है, अब यहाँ पे किस तरीके की भूमि कैसी है? यहाँ पे हिमालय वाला क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है। अब पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? स्लोप बहुत ज्यादा होता है। क्या स्लोप में इसकी खेती होती है क्या? तो कहाँ होती है फिर? हाँ, सीढ़ी नुमा मतलब आकृति, जिसको टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। अब हिंदी में छत मत कर देना उसको, टेरेस फार्मिंग सीढ़ी नुमा खेती जो होती है। आपने देखा होगा कभी आप पहाड़ी क्षेत्र में गए हो, तो जैसे पहाड़ में जनरली स्लोप ऐसा होता है, ठीक। वो क्या करते हैं, काट के उसको वहां पे सीढ़ी टाइप बना देते हैं, ऐसे आपको ऐसा लगेगा जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसे स्टेप्स बनी रहती है उसमें। स्टेप फार्मिंग भी बोलते हैं उसको, टेरेस फार्मिंग या फिर स्टेप फार्मिंग। अब क्या हुआ, पहाड़ी को काट काट के थोड़ी थोड़ी सी जगह में क्या बना दिया? प्लेन प्लेन ऐसे सीढ़ी जैसी सरफेस बना देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इन पे खेती की जाती है। जनरली स्लोप कैसा होता है? स्टीप रहता है। अब इसमें लगाओगे पानी जाएगा तो सब कुछ बह के चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे छोटे छोटे से स्टेप जैसे सीढ़ियों जैसे बना दिया जाते हैं, ठीक। तो इसी को हम सीढ़ी नुमा खेती भी बोलते हैं, या स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग भी इसको बोला जाता है। तो चाय, क्या? चाय की फसल कौन सी फसल होती है? खरीफ की होती है या रबी की? कौन सी फसल होती है?
प्लांटेशन क्रॉप है वो, उसको आप लगा सकते हो ऐसे साल भर कभी भी। पेड़ मतलब ऐसे नहीं लगाते उसको कि आपने लगा दिया, प्लांटेशन, प्लांट्स लगाए जाते हैं छोटे छोटे। आप कभी भी चाय देखोगे ना, जब ग्रीन फॉर्म में जब टी होती है, उसमें देखेंगे आपको पत्तियां रहती हैं, वो उसका सीड थोड़ी होता है कोई, पत्तियों जैसे देखा, पत्तियों को तोड़ा। हाँ, गुलाब जैसे, गुलाब को जब आप बहुत ज्यादा सुखा दोगे तो एक टाइम बाद वो भी बिल्कुल सूख के बिल्कुल काला हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इसी तरीके से जो चाय भी होती है, हरी कलर की होती है, धीरे जब वो पूरी सूख जाती है तो वो बिल्कुल पतली जैसी। कैसे? हाँ, प्लांटेशन क्रॉप ही है ना ये भी तो, वृक्षारोपण फसलें। ठीक, किस तरीके की फसलें हैं ये? वृक्षारोपण फसलें हैं। ग्रीन टी देखी होगी आपने, ग्रीन टी, ठीक, तो ग्रीन टी में आपको पत्ती पत्ती दिखेंगी। ठीक, जो आप नॉर्मली चाय लेते हो कभी उसको ध्यान से देखना हाथ में लेके। ठीक, तो आपको उसमें उसको भी देखोगे तो ऐसी सूखी पत्तियों जैसी देखने को मिलेंगे। हम्म, पत्ती जैसी आती, कुछ लोग, कुछ जो आती है बहुत बारीक रहती है तो वो पीस वीस के भी दे देते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी कोर्स वाली दिखेगी ना तो उसको अच्छे से देखना, आपको दिखेगा वो पत्ती ऐसी घूमी घूमी टाइप की रहती है, सूख जाती है इसलिए मुरझा जाती है पूरी। तो 20 से 30 डिग्री, वर्षा लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर। मिट्टी का प्रकार गहरी और उपजाऊ। ठीक, तो गहरी उपजाऊ, अच्छे जल निकासी वाली, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी। ह्यूमस मैंने बताया था क्या होता है ह्यूमस? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक, जिसमें अच्छी मात्रा में क्या हो, ह्यूमिडिटी हो, साथ में ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छी खासी मात्रा में जिसमें होते हैं, मतलब जो अच्छी फर्टाइल होती है, जिसमें ह्यूमस कैसे बनता है? जैसे डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल और प्लांट, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है वो? ह्यूमस। जैसे घर में आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग खाद बनाते हैं जो, तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी होती है उसमें, घर में जो भी क्या बोलते हैं, जो भी वेजिटेबल्स जो निकलते हैं ना उसके प्रोडक्ट, जैसे क्या बोल सकते हैं, प्याज के छिलके हो गए, ठीक, बैंगन के छिलके, जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, और थोड़े टाइम बाद क्या होता है आप देखोगे तो वो पूरी तरीके से मिट्टी में घुल जाती है। ठीक, फिर उसको क्या करते हैं, सारे पेड़ों में डाल देते हैं वो। ठीक, तो वो क्या होता है, उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। शीर्ष चाय उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। तो भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वो वाली घड़ी रुक गई है, मैं उसको तब से देख रही हूँ, 4 बार देख चुकी, सेम ही टाइम हो रहा है ना, टाइम 12 बज गए क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला कौन होगा? चाइना। तो पहला कौन है? चाइना। देखो, चाइना चाय उगा रही है लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है? भारत वाले लोग। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्वी पहाड़ी ढलानों में पेश किया गया था। तो जो ईस्टर्न वाला, 5 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद कर लेना जितना डिस्कशन करना है, ठीक? क्या उपयोगकर्ता कौन होगा सबसे ज्यादा? भारत में लोगों की शुरुआत चाय के बिना होती ही नहीं है, चाय ना मिले तो वो बीमार हो जाए। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्वी पहाड़ी ढलानों में पेश किया गया था। पूर्वी पहाड़ी ढलानों में आर्द्र जलवायु और जल जमाव के बिना समान रूप से वितरित वर्षा होती है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे क्षेत्र चाहिए जिनमें ऐसा ना हो कि मिट्टी में पानी जमा ही रह जाए, वाटर लॉक्ड रहे। ठीक, तो उससे भी क्या हो सकता है, सैलिनिटी वगैरह बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है। तो आर्द्र जलवायु, कैसी क्लाइमेट कैसा चाहिए? ह्यूमिड क्लाइमेट। जो चाय की छत पर, चाय की छत नहीं है वो टेरेस फार्मिंग है, ट्रांसलेशन में वो मिस्टेक हो गई होगी, तो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है, ठीक, जिसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, खेती के लिए इष्टतम स्थिति है। ठीक, तो सच सबसे अच्छी चाय के लिए जो प्रोडक्शन की स्थिति या कंडीशन कौन बनाता है? टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती। ठीक,
जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, स्टेप फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों को सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं। चाय एक श्रम प्रधान उद्योग है, मतलब इसमें भी लेबर लगेगा आपको, जितनी भी सारी प्रोसेसिंग करनी है, अब एक एक पत्तियां तोड़नी पड़ती है इसमें भी, ठीक। तो पत्ती तोड़ने के लिए आपको मैनुअली जो लेबर्स लगते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रचुर सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की ताजगी बनाए रखने के लिए चाय को चाय बागानों में ही संसाधित किया जाता है, मतलब इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे करनी पड़ती है, जहाँ पे चाय लगी है वहीं पे चाय बागानों में ही इसकी प्रोसेसिंग हमको करनी पड़ती है, जिससे इसकी ताजगी बनी रहे, जिससे आप बोल सको वाह ताज, ठीक बोलता है ना उसमें, वो चाय का एक एडवर्टाइजमेंट आता है। चाय विकास और संवर्धन योजना, वेतन मुआवजा योजना, वेज कंपेंसेशन स्कीम, तो टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, वेज कंपेंसेशन स्कीम एंड टी बुटीक आर फ्यू ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम फॉर टी। चाय में कौन सी एसिड होती है? हम्म, कैफीन। तो फिर कॉफी में क्या होता है? हाँ, थीन एसिड। कौन सी एसिड होती है चाय में? थीन एसिड होती है, अच्छे से याद रखना है, चाय में एसिड थीन एसिड। कॉफी में क्या होता है? कैफीन होता है। कॉफी में क्या होता है? कैफीन। ऐसा बोला जाता है शायद टी में भी थोड़ी बहुत मात्रा में कैफीन होता है, लेकिन मेजरली कॉफी में। और इसके साथ एसिड की अगर बात करें चाय में, तो कौन सी एसिड होती है? थीन एसिड होती है। हाँ, कौन कौन से सीजन थे हमारे यहाँ पे? रवि, खरीफ और जायद। रवि की सोनिंग कब की जाती है, उगाया कब जाता है उसको? अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास। और उसको हार्वेस्ट कटाई कब करते हैं? मार्च अप्रैल या जून तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्रॉप्स कौन सी हो जाएंगी? वीट, बार्ले, मटर, पीस, ग्राम और मस्टर्ड, ठीक, सरसों जिसको बोलते हैं। और कुछ स्टेट्स हैं जो इसमें प्रोडक्शन में अच्छे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी, जो नॉर्थ वाले हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं वो सारे। फिर खरीफ की फसल सोनिंग कब करते हैं? जून जुलाई में। जबकि कटाई कब होती है? अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में। राइस, जिसको चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। और जनरली आपको कोस्टल रीजन वाले जो स्टेट्स दिखते हैं, ठीक, वो इसके प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। फिर जायद क्रॉप, इनको रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम होता है मार्च से जुलाई का, उसके उसमें इसको क्या किया जाता है? हार्वेस्टिंग और सोनिंग दोनों हो जाती है, ठीक। जैसे सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल और फॉडर, खरबूज, तरबूज, कुकुम्बर वगैरह, ये सब किस टाइम पे होते हैं? जायद क्रॉप में, ठीक। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो स्टेट्स हैं उनमें इसका प्रोडक्शन होता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देखे, जैसे राइस, वीट। राइस के लिए टेम्परेचर 22-32 डिग्री के आसपास। रेनफॉल याद रखना इसमें मेनली 150 से 300 सेंटीमीटर। जबकि गेहूं के लिए कितनी चाहिए होती है रेनफॉल? 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक। चावल कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। और गेहूं रवि क्रॉप है, ठीक। और रवि की फसल के लिए जो हम पश्चिमी विक्षोभ देखते हैं, ठीक, उससे जो वर्षा होती है मावट इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। फिर हमने कुछ मिलेट्स देखे थे, तो उसमें इसको और क्या बोलते हैं? मिलेट्स को हम श्री अन्न के नाम से भी हम जानते हैं, और मोटे अनाज सभी इसी में आते हैं, ठीक। एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, रागी। और ये जो भी मिलेट्स होते हैं ये न्यूट्रिशन रिच होते हैं सभी, इनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। और कैसे होते हैं? गिलेटिन फ्री भी होते हैं। लोच जो होता है ना गिलेटिन, जैसे हम आटे में देखते हैं, वो नहीं होता इसमें। मेज हमने देखी, मक्का सिटी हम मध्य प्रदेश में किसको बोलते हैं? मेज सिटी छिंदवाड़ा को बोलते हैं, ठीक। तो इसमें भी रेनफॉल ज्यादा चाहिए, पुरानी एलुवियल सॉइल में भी उग सकता है, ठीक। कर्नाटका, महाराष्ट्र कुछ राज्य हैं जिसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। और 7th नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में हम इसके प्रोडक्शन में। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। तो दालों में कौन कौन सी दाल आ जाएगी? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस मतलब मटर, और ग्राम जिसको हम चना बोलते हैं, ये सब इसी में आएगा। और मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में अच्छा खासा दालों का
प्रोडक्शन होता है। जैसे सोया स्टेट है हम, ऐसी पल्स में भी हम ज्यादातर टॉप पे ही रहते हैं। ठीक, फिर दालों की अगर दाल हो गई है, ठीक है। मेजर हम नेक्स्ट बात कर, हाँ प्रॉब्लम क्या थी दालों को उगाने में, एक बताई थी ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेती है ये, ठीक, किसके साथ, मिट्टी के साथ, ठीक, जिससे कि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है। इसलिए इसको रेगुलर ना उगा के साइक्लिक प्रोसेस में, मतलब चक्रानुमा फसलों के साथ उगाया जाता है। मतलब जैसे एक बार आपने पल्स उगा लिया तो अगली साल कुछ और फसल आप उगा सकते हो। नेक्स्ट है शुगर केन। तो शुगर केन रेनफॉल कितनी, 75 से 100। उत्तर प्रदेश ज्यादातर टॉप पे ही रहता है इसमें। और हम कौन से नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत दूसरे नंबर पे है ब्राजील के बाद में। फिर इससे और क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे शुगर, ठीक, शक्कर, गुड़ और खांडसारी और मोलेसिस, कुछ इसकी स्कीम है गवर्नमेंट की। और बायोफ्यूल जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शुगर, सॉरी गन्ना जो है शुगर केन, उससे हम बायोफ्यूल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था तिलहन। तिलहन में कौन कौन सी फसलें आएंगी, मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, अरंडी का बीज, मतलब कैस्टर ऑयल, कपास, अलसी और सूरजमुखी। ओमेगा 3 किस में होता है, अलसी, अलसी में ओमेगा 3 होता है। ठीक, तो इनका यूज किस लिए करते हैं, अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। इनके केवल खाने के लिए, खाना वगैरह बनाने के लिए, और उसके अलावा कॉस्मेटिक सोप्स वगैरह और मेडिसिन की तरह भी इनका यूज किया जाता है। फिर हमने हॉर्टिकल्चर की बात की, तो इसमें क्या क्या आ जाएगी, सभी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और उसके अलावा एक्सोटिक जो प्लांट्स होते हैं, विदेशी जो साज सजावट वाले चीजें जो भी होंगी, ये सभी हॉर्टिकल्चर में आ जाएगी। और इंडिया की बात करें तो 13%, वर्ल्ड का 13% प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया करता है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, जैसे मटर, कॉलीफ्लावर, ठीक, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो। ठीक, कॉलीफ्लावर मतलब कौन सी गोभी, पत्ता गोभी या बंद गोभी भी जिसको बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे कैबेज, कैबेज है पत्ता गोभी, या कॉलीफ्लावर है पत्ता गोभी, फूल गोभी है। और कैबेज है बंद गोभी या फिर पत्ता गोभी। देखो उसमें लिखा ही है ना, फ्लावर, फूल, फूल गोभी, फ्लावर का मतलब ही क्या होता है, फूल, ठीक। और कैबेज में पत्ता गोभी जो रहती है। फिर गोल्डन रिवॉल्यूशन, इसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट चमन और MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रोकली वो अलग होती है, ब्रोकली अलग आती है, वो गोभी नहीं होती, मतलब दिखती है वो गोभी जैसी, ब्रोकली अलग होती है वो। ठीक, फिर प्लांटेशन में हमने टी देखा, तो टी के लिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री और पानी 150 से 300। किस तरीके की फार्मिंग, टेरेस या फिर स्टेप फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक, स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। और चाय के लिए कौन सी वर्षा, मतलब हवा कौन सी जो वर्षा लेके आती है, नॉर्थ वेस्टर, जिसको हम टी शावर बोलते हैं असम में। कौन सी चाय फेमस है, दार्जिलिंग। ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छे से, रिवाइज कर लेना, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे।